17 अगस्त 2035 को हमें पता चला कि उस मैसिव कैटास्ट्रोफी को हुए पूरे 5 साल बीत चुके हैं। उस दिन से हर जगह अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे जो किसी भी चलती फिरती चीज को खाने के लिए तैयार थे, और उन्होंने सभी इंसानों को बस शिकार बना दिया था। एक इमारत की छत पर हम एक युवक को छिपा हुआ बैठे देखते हैं और हमें पता चलता है कि सालों बाद भी 40% मानवता अभी भी जीवित है, और इसका श्रेय अवेकन्ड वर्कर्स को जाता है। वो लड़का वहीं बैठा हुआ अपना समय बिताने के लिए सेल फोन पर रेडियो सुन रहा है। अवेकन्ड लोगों को बदनाम करते हुए अनाउंसर कहता है कि उसे लगता था मानवता आज भी जिंदा है तो सिर्फ रीइंफोर्स्ड एलॉयज से बनी दीवारों की वजह से। शोर सुनकर वो लड़का खड़ा होता है ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। उसे महसूस होता है कि वो शोर नीचे सड़कों पर घूम रहे मॉन्स्टर्स का है। बस एक नज़र देखकर ही वो निष्कर्ष निकालता है कि वहां 6 जीव क्लास सी अबव एवरेज लेवल के हैं और केवल एक क्लास ए है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि झील ने कहा था कि होगा। अपनी दूरबीन उठाकर वो युवक आसपास और देखने की कोशिश करता है। उसे पास ही एक खाली पार्किंग लॉट दिखाई देता है। सोचते हुए वो कहता है कि अब चीजें काफी सीरियस होने वाली हैं। अचानक जिस जगह को वो ऑब्जर्व कर रहा था वहां पीली बिजली दिखाई देती है। मुस्कुराते हुए लड़का कहता है कि ये वही सो कॉल्ड सडन गेट है। उन पीली रोशनी की किरणों के बीच एक रास्ता खुलने लगता है। अभी भी ऑब्जर्व करते हुए वो युवक कमेंट करता है कि किसी ने उसे बताया था कि इन पोर्टल से अक्सर लोग बाहर आते हैं। उस जानकारी को सच साबित करते हुए रोशनी के बीच से कूदता हुआ एक आदमी बाहर आता है और सफलतापूर्वक जमीन पर लैंड करता है। अपने चेहरे को अपने हाथों से एक एक्स शेप में ढकते हुए बिना आंखें खोले वो ट्रैवलर कहता है कि वो आखिरकार वापस आ गया है, और खुशी के मारे अपने हाथ हवा में उठाकर सेलिब्रेट करता है। लेकिन उसका आना आसपास के क्रीचर्स का ध्यान खींच लेता है जो तुरंत उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मुंह बनाते हुए उस आदमी को रियलाइज होता है कि वो अभी बस आया ही है और आते ही मुसीबत में पड़ गया। ही स्क्रूड। एक ऐसे क्रीचर को देखकर जो किसी सेटानिक ऑक्टोपस जैसा लग रहा था, वो सोचता है कि आखिर इस टाइप का मॉन्स्टर यहां क्या कर रहा है। अभी भी बिल्डिंग के ऊपर वो लड़का बिनोक्यूलर से सब कुछ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है जैसे कि उसे पहले से ही उम्मीद थी। नीचे एक हरा क्रीचर उस न्यू कमर पर एक डेविस्टेटिंग ब्लो मारने की तैयारी करता है, जबकि वो स्पाइंग बॉय कहता है कि आखिरकार शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर लड़ने के बाद वो ट्रैवलर खुद को घायल पाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि एक हाई लेवल क्लास सी मॉन्स्टर का सामना करने के लिए कम से कम 10 हाई लेवल हंटर्स की जरूरत होती है। तभी वो आदमी अपना अटैक लॉन्च करता है जिसका नाम है क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स, जिससे हजारों लाइट स्वॉर्ड्स उस मॉन्स्टर की तरफ उड़ती हैं। ट्रैवलर की कमांड फॉलो करते हुए जो अपने हाथ से स्ट्राइक को कोऑर्डिनेट करता है, वो स्वॉर्ड्स क्रीचर की बॉडी के कई हिस्सों पर लगती हैं। ऊपर से प्रोटैगनिस्ट खुलासा करता है कि उस आदमी ने सिर्फ 1 घंटे में 6 मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर दिया है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि उसने ये सब अकेले किया और अब वो सिर्फ एक मॉन्स्टर बचा है जो उस क्लास का है जिसे हराना इम्पॉसिबल होता अगर दुनिया के सारे क्लास ए हंटर्स भी इकट्ठा हो जाते। मुस्कुराते हुए लड़का कहता है कि सुनना और एक कॉपी मास्टर को एक्शन में देखना 2 अलग बातें हैं। वो क्रीचर बिना किसी हिचकिचाहट के एक एक्सट्रीमली डेंजरस अटैक लॉन्च करता है जिससे उस टाइम ट्रैवलर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट तब कहता है कि उसे बस थोड़ा और इंतजार करना है ताकि वो सारी पावर उसकी हो जाए। हवा में उड़ते हुए उस स्ट्राइक को डॉज करके कॉपी मास्टर काउंटर अटैक करने की तैयारी करता है और पावरफुल रेज ऑफ लाइट के बीच रिवील करता है कि वो अपनी गोस्ट स्प्रिंट एबिलिटी यूज कर रहा है, और उसके तुरंत बाद अपनी डेमोनिक ब्लेड एक्टिवेट करता है जो जिगजैग में अनगिनत बार काटने की क्षमता रखती है। इस ब्यूटीफुल अटैक के साथ वो आदमी सफलतापूर्वक उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। एक्साइटेड होकर बाइनोक्यूलर्स वाला लड़का कहता है कि ये तो एक ऐसी बैटल थी जो समझ से परे थी, लेकिन अब जबकि वो हंटर भी गिर गया है, उसे अब मूव करना चाहिए। पास जाकर लड़का सोचता है कि अब तक सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसा कायू हियोंग ने कहा था। उस हंटर को टच करके वो उसे बुलाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, याद करते हुए कि जिस इंसान ने उसे जानकारी दी थी उसने कहा था कि उन्होंने किसी को बचाया था और उनकी पावर हासिल की थी, लेकिन यहाँ सिचुएशन खराब लग रही है। और जमीन पर पड़ा वो आदमी अपना स्ट्रॉबेरी जूस खांसने लगता है। लड़का सोचता है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। आंखें खोलते हुए वो घायल आदमी पूछता है कि ये कौन सा साल है। जवाब देते हुए लड़का कहता है कि ये अगस्त 2035 है। ये सुनकर वो आदमी उठने लगता है और कहता है कि जहां से वो आया है वहां उसने 30 साल बिताए, जबकि यहां सिर्फ 5 साल ही बीते हैं। चिंतित होकर प्रोटैगनिस्ट उसे ज्यादा हिलने डुलने के लिए मना करता है और वापस लेटने को कहता है,
लेकिन आदमी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। बिना कोई रिएक्शन दिखाए लड़का सोचता है कि उसे पहले से पता है कि ये आदमी आज का दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अफसोस जताते हुए ट्रैवलर कहता है कि उसे पोर्टल खोलने के लिए अपनी पावर का बड़ा हिस्सा यूज नहीं करना चाहिए था। खामोश रहकर लड़का सिर्फ एक सैड एक्सप्रेशन दिखाता है। अपनी किस्मत जानते हुए वो हंटर रिवील करता है कि उसे कुछ मांगना है और कहता है कि वो चाहता है कि लड़का उसकी फैमिली को ढूंढे और अगर वो जिंदा है तो उनका ख्याल रखे। दुखी होकर वो एक फोटो अपने हेल्पर को देता है। बड़े ही स्वीट और कोल्ड तरीके से वो यंग मैन कहता है कि असल में वो किसी का ख्याल रखने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन आदमी कहता है कि वो मुफ्त में करने के लिए नहीं कह रहा है और इसलिए वो उसे अपनी पावर देगा। ट्रांसफर स्टार्ट करने के लिए उसे बस उसका नाम चाहिए। हमें पता चलता है कि अपोकलिप्टिक डिजास्टर्स से हिट इस दुनिया में प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में हमेशा दो कॉमन थीम्स रही हैं। हम उनमें से एक थीम पर ले जाए जाते हैं जहां लड़का खुद को जमीन पर घायल पाता है। उसके सामने एक बख्तर अम्बद आदमी कहता है कि वो आखिरकार चो जान हुक से मिल ही गया। ये सब जून 2028 की घटना है। मजाक उड़ाते हुए वो गोरा आदमी उससे कहता है कि वो फिर से एक बाम मछली की तरह ना तड़पे। हम देखते हैं कि वो लड़का दुर्भाग्य से पेट में बुरी तरह घायल है। सामने देखते हुए वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इस बार वो बच नहीं पाएगा और पूछता है कि उस आदमी को किसने बताया कि वो वहां था। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो विलन कहता है कि ये जिन्सू था जिसके साथ उसने $1 मिलियन और उसे शिकार न बनाने का सौदा किया था। ये जानकारी हुक को गुस्से से भर देती है, जो उस गद्दार को कोसता है। तलवार पकड़ते हुए वो आदमी कहता है कि अब जबकि उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं तो वो उसे खत्म कर सकता है जो उसने शुरू किया था। अचानक प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि ये शब्द जाने पहचाने हैं और एक चमकते हुए पत्थर को पकड़ते हुए वो कहता है कि ये ऐसा ही था कि इस वस्तु के माध्यम से उसने अपनी जिंदगी को पलटने का तरीका ढूंढ लिया था। उस आर्टिफैक्ट को देखकर विलन कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। तब लड़का कहता है कि ये रिग्रेशन स्टोन है। अपनी आंखें बड़ी करते हुए उस आदमी को एहसास होता है कि क्या होने वाला है और वो अपने गुर्गों को लड़के को रोकने का आदेश देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और एक तेज रोशनी निकलने लगती है। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का अलविदा कहता है और बताता है कि वो अतीत में जॉनथन कर्टिस को ढूंढ लेगा। यात्रा करते समय वो बस यही चाहता है कि वो कम से कम उस समय में वापस चला जाए जब उसके भाई बहन जिंदा थे। सब कुछ ठीक हो जाता है और हम खुद को वर्तमान में पाते हैं जहां वो 23 साल पीछे चला गया है। दुनिया अभी भी पतन की कगार पर है और वो अपना परिचय उस ट्रैवलर को दे रहा है जिसने कहा था कि वो अपनी शक्ति उसे दे देगा। वे दोनों हाथ मिलाते हैं ताकि ट्रांसफर शुरू हो सके। हक सोचता है कि इस बार चीजें अलग होंगी। एक तेज हवा चलने लगती है और सिस्टम उस आदमी से पूछता है जिसके पास पहले शक्ति थी कि क्या वो चाहता है कि उसका शरीर बाद में गायब हो जाए। खुद को एक मृत व्यक्ति मानते हुए वो इस एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लिक करता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट उसकी सभी एबिलिटीज प्राप्त कर लेता है। जब 20% तक पहुंचता है तो जमीन पर लेटा हुआ आदमी कहता है कि लड़के को अपनी गार्ड नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही प्रक्रिया चल रही है, अगर कुछ होता है तो सब कुछ कैंसिल हो सकता है। अचानक हमारे लड़के के पीछे एक विशाल प्राणी दिखाई देता है जिससे वो बहुत ही जटिल स्थिति में फंस जाता है। हंसते हुए हंटर कहता है कि जिंदगी सच में एक मुसीबत है। ये देखकर कि वो मॉन्स्टर वही है जिसे उसने सोचा था कि उसने हरा दिया है। लाचार होकर पार्क कांगहो कहता है कि नॉवेल्स में लोग आमतौर पर घर जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। इसके तुरंत बाद वो चेतावनी देता है कि वो जल्द ही अपनी पावर्स छोड़ देगा, इसलिए लड़के को तुरंत भाग जाना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य से और कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर जिंदगी एक मुसीबत है तो इंसान को उस मुसीबत के साथ ही जीना होगा। उसकी आखिरी सलाह यह है कि हक को अडेप्ट करना चाहिए और जितना हो सके सर्वाइव करना चाहिए। उसे चौंकाते हुए लड़का एक लोहे की छड़ पकड़ लेता है और कहता है कि वो पागल नहीं है, बस हमेशा भागने से थक गया है। दृढ़ निश्चयी होकर वो उस क्लासिक क्रीचर का सामना करता है, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करता। अपनी पीठ मोड़कर वो चला जाता है, उसे भ्रमित छोड़कर। लोहे की छड़ को गिराते हुए राहत महसूस करते हुए वो कहता है कि उसे लगा था कि वो टेंशन से मर जाएगा। हंटर फिर कहता है कि वो बहुत लकी है, लेकिन लड़का जवाब देता है कि ये सब उसकी वजह से था, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर बुरी तरह घायल नहीं हुआ होता, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, हक को एहसास होता है कि उस आदमी का शरीर गायब हो रहा है और वो डर जाता है। बेफिक्र होकर वो आदमी कहता है कि उसे अपना वादा पूरा करना होगा और उसके परिवार को ढूंढना होगा अगर वो हमेशा के लिए भूतिया साए में नहीं रहना चाहता। ट्रांसफर प्रक्रिया समाप्त होती है और एक मैसेज चेतावनी देता है कि यूजर की बॉडी सिस्टम को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है और इसे अवेकनिंग के माध्यम से फिर से बनाना होगा। लड़के को संभलने का मौका दिए बिना आखिरी चेतावनी ये है कि रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस से दर्द हो सकता है। तुरंत हक अपनी गर्दन में एक दरार महसूस करता है और उसे एहसास होता है कि भले ही वो सख्त बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है।
उसका पूरा शरीर मुड़ जाता है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट रही हैं और उसकी खाल फट रही है। नाटक करना छोड़ते हुए लड़का ऊपर देखता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अगले दिन सुबह एक गाड़ी में बैठा आदमी सीटी बजाते हुए नजदीक आता है। अचानक उसके सामने कोई चीज उसका ध्यान खींचती है। ये प्रोटैगनिस्ट है जो वहां एक पिकअप ट्रक पर बक्से बांध रहा है। काई चिल हिम को पास आते देख लड़का पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। बिना जवाब दिए वो आदमी वही सवाल पूछता है क्योंकि लड़के ने ही छुट्टी यानी टाइम ऑफ मांगी थी और उसके साथ शिफ्ट बदली थी। झूठ बोलते हुए हुक कहता है कि वो बस घर जाने ही वाला था जब एक मॉन्स्टर आ गया और उसे वहां फंसा दिया। हैरान होकर उसका कलीग पूछता है कि क्या वो उस जगह सोने की जरूरत करके मरना चाहता था। सवाल को टालते हुए प्रोटैगनिस्ट उससे उस बात को नजरअंदाज करने को कहता है। फिर वो कहता है कि बाकी टीम के बिना उसका वहां होना बहुत जल्दी है। वो आदमी भी झूठ बोलते हुए कहता है कि वो हाल ही में बाकी सबसे पहले उठने लगा है, इसलिए वो पहले आ गया। मन ही मन सोचते हुए हमारा लड़का कहता है कि वो जानता है कि वो आदमी उस जगह पर कुछ छिपा रहा है। हमें पता चलता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने यानी अपनी पिछली जिंदगी में पहले भी कॉपी मास्टर की शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा, जिसकी वजह से उसे अन्य अवेकन सदस्यों द्वारा इतनी बुरी तरह पीटा गया कि जिसने भी उसे पाया उसे लगा कि वो मर चुका है। इस प्रकार उसके पतन का कारण बहुत सरल था, क्योंकि उस बेवकूफ ने अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान ये खुलासा करने का फैसला किया कि उसके पास कॉपी करने की क्षमता है, जिसने कई लोगों को नाराज कर दिया जो अपनी कीमती क्षमताओं को इतनी आसानी से कॉपी किए जाने को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अलविदा कहने और कार स्टार्ट करने के बाद हुक पैसेंजर सीट की ओर देखता है, जहां 3 क्लास बी क्रिस्टल्स और 4 क्लास सी क्रिस्टल्स रखे हैं, जिन्हें उसने ह्योंग से चुराया था। भले ही उसे बुरा लग रहा है क्योंकि उन आइटम्स ने उसकी जान बचाई थी। अब उसे बस ये पता लगाना है कि उनका उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि वो उन्हें बेच नहीं सकता। हमें यह भी पता चलता है कि ह्योंग ने कांगहो की पावर के साथ अवेकंड होने के बाद उन अननोन क्रिस्टल्स को रिट्रीव करने में विफल रहा था, इसलिए जब वो अगले दिन उन्हें रिकवर करने वापस आया तो वे सब गायब थे। उन क्रिस्टल्स को रक्षा न करना उस आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया, इसीलिए हुक ने उन आइटम्स को जल्द से जल्द हथियाने का प्लान बनाया था। सोचते हुए लड़का मानता है कि अगर ये सिर्फ मॉन्स्टर कोर्स हैं तो वो शायद उन्हें डिस्क्रीटली यानी चुपचाप बेच पाएगा, लेकिन अगर ये किसी हाई लेवल मॉन्स्टर का कोर है तो वो एसोसिएशन और गवर्नमेंट का ध्यान खींच लेगा, जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। प्रोटैगनिस्ट के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो में उसे पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी और उसे उन क्रिस्टल्स को कौड़ियों के दाम बेचना पड़ेगा। फोन की स्क्रीन को घूरते हुए वो निष्कर्ष निकालता है कि एक अवेकेंड के रूप में जल्दी से रजिस्टर करने का केवल एक ही रास्ता है। कोई उसका कॉल उठाता है और कॉल करने का कारण पूछता है। मुस्कुराते हुए लड़का शीलमैन से कहता है कि उसके पास पैसे हैं और वो कुछ बियर के लिए मिलना चाहेगा, जहां वो ड्रिंक्स के पैसे देगा अगर वो एक फेवर करने के लिए सहमत हो जाए। सू के सेफ जोन में हुक एक इमारत के अंदर किसी से बात करता है। उसके सामने वाला आदमी कहता है कि वो लाए गए सभी आइटम्स के लिए $600 देगा, लेकिन लड़का उससे कीमत थोड़ी बढ़ाने को कहता है। थोड़ा शर्मिंदा होकर खरीदार कहता है कि इस तरह के आइटम्स की कीमत $800 हुआ करती थी, लेकिन डिमांड कम हो गई है। असंतुष्ट होकर लड़का सोचता है कि आगे क्या करना है, जबकि वो आदमी समझाता है कि जनसंख्या घट रही है, कीमतें बढ़ रही हैं और कोई भी खर्च नहीं करना चाहता। अचानक 2 बच्चे रोते हुए आते हैं। प्रोटैगनिस्ट को गले लगाते हुए वे कहते हैं कि उन्हें लगा उसने उन्हें छोड़ दिया था। हुक घुटनों पर बैठ जाता है ताकि वो अपनी छोटी बहन चॉय उन जोंग और छोटे भाई चॉय उन चोल से सीधे बात कर सके। अपनी उंगली दिखाते हुए वो पूछता है कि वे दोनों स्कूल में होने के बजाय वहां क्या कर रहे हैं। बीच में टोकते हुए वो आदमी कहता है कि लड़के को उन छोटों को नहीं डांटना चाहिए जो केवल इसलिए आए क्योंकि वे बहुत चिंतित थे। फिर वो कहता है कि लड़के को इस बारे में बेहतर सोचना शुरू करना चाहिए कि अगर उसे कुछ बुरा हो गया तो उसके भाई बहनों का क्या होगा। हुक फिर बच्चों से रोना बंद करने के लिए कहता है और उसके साथ घर चलने के लिए कहता है, जहां वो लंच तैयार करेगा। उसके छोटे भाई बहन मुस्कुराने लगते हैं जब वे सुनते हैं कि उन्हें ग्रिल्ड मीट खाने को मिलेगा। चॉय उनचोल फिर उसका ध्यान खींचता है और कहता है कि ऊपर वाली मंजिल की दादी ने कहा है कि जब वो वापस आए तो उनसे मिले, क्योंकि किराया बहुत बकाया है। हर कोई कार में बैठता है और वादे के मुताबिक अपार्टमेंट की ओर बढ़ता है। हुक लंच का इंतजाम करता है। टेबल पर उसके भाई बहन, दादी और उनका पोता मौजूद हैं। बुजुर्ग महिला फिर पूछती है कि वो इतना खाना क्यों लाया। मुस्कुराते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो मांस खरीदने के लिए कसाई के पास रुका था और उसे उनका ख्याल आया।
चिंतित होकर महिला कहती है कि उसे इसे अपने छोटे भाई बहनों के लिए बचाना चाहिए था। बिना कोई जवाब दिए हुक उसे बकाया किराए के पैसों वाला एक लिफाफा थमाता है। लिफाफा पकड़ते हुए महिला कहती है कि वो उसकी स्थिति के बारे में जानती है और उसने केवल आधी रकम लेने का फैसला किया है। हैरान होकर हमारा लड़का कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बूढ़ी औरत का पोता चंगू कहता है कि मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि वो बस ऑफर स्वीकार कर ले। उसकी दादी उसे चम्मच से सिर पर मारती हैं और कहती हैं कि अपार्टमेंट उनका है, इसलिए उसे दखल नहीं देना चाहिए। सिर पर हाथ फेरते हुए मजाक में वो लड़का कहता है कि जब वो मर जाएंगी तो घर उसका होगा। उसे फिर से मारने की धमकी देते हुए बूढ़ी औरत कहती है कि चंगू की वजह से ही उनका पेट खराब रहता है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता और बस फालतू घूमता रहता है, जबकि झूठ बोलता है कि वो पढ़ रहा है। तब वो लड़का चंगू कहता है कि वो तैयारी कर रहा है ताकि जब वो अवेकन हो जाए तो वो आखिरकार असली हंटर्स से सीख सके, क्योंकि अब का युग अवेकन्ड और हंटर्स का है और कॉलेज जैसी चीजें अब जरूरी नहीं हैं। परेशान होकर महिला हुक से अपने पोते से बात करने के लिए कहती है, क्योंकि वो युवक आमतौर पर उसकी बात सुनता है। अचानक प्रोटैगनिस्ट का फोन बजता है। बालकनी में जाकर वो जवाब देता है और दूसरी तरफ होल मिन कहता है कि उसने अपने गिल्ड लीडर से बात की और उस आदमी ने उसे आने के लिए कहा है, लेकिन उसे ये जानते हुए जाना होगा कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे एक सेकेंडरी रोल में ग्रुप के रेगुलर मेंबर के रूप में जोड़ा जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट सहमत हो जाता है और उसका दोस्त पूछता है कि वो अचानक पोर्टर क्यों बनना चाहता है। सच बताने में असमर्थ लड़का कहता है कि उसकी मौजूदा नौकरी मुश्किल होती जा रही है, जिससे वो दूसरे विकल्प तलाश रहा है। होलमिन फिर कहता है कि उस मामले में उसे अगले दिन सुबह 7:30 बजे वेस्ट वॉल के गेट 7 पर आना चाहिए। कॉल खत्म करते हुए हमारा लड़का कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अगले दिन वो गेट पर पहुंचता है, टैंकर स्किल को कॉपी करने और रजिस्टर करने सीधे एसोसिएशन जाने के लिए दृढ़ होकर। उसका दोस्त उसका नाम पुकारता है और पास आता है, कहते हुए कि वो जल्दी आ गया। मुस्कुराते हुए लड़का हाथ हिलाता है, लेकिन केवल अपने बनाए गए प्लान के बारे में सोच पा रहा है। होलमैन फिर अपने लीडर हॉन्ग को बुलाता है, जो एक टैंकर है, और कहता है कि ये वही दोस्त है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। वो आदमी अपना परिचय देता है और कहता है कि वो सबसे बड़ा है, इसलिए लड़के को कुछ भी पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए लड़का कहता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। हॉन्ग उसका हाथ मिलाता है और कहता है कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है, बिना ये जाने कि उसकी स्किल्स कॉपी कर ली गई हैं। हुक के लिए एक मैसेज पॉपअप होता है जो उसे सूचित करता है कि वो कॉपी की गई स्किल्स में से 3 चुन सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो आयरन स्किन, शील्ड अटैक और ओवरलोड स्किल्स को चुनता है। सिस्टम हुक को नोटिफाई करता है कि स्किल कॉपिंग पूरी हो गई है और उन्हें स्किल मेन्यू में देखा जा सकता है। हमारा लड़का सोचता है कि इसमें बस एक मामूली हैंडशेक जितना समय लगा और अब उसके पास एक टैंकर की एबिलिटी है। उसके सामने खड़ा वो बख्तराबंद आदमी उसे देखता है, ये न समझते हुए कि उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों है। हॉन्ग, टीम लीडर, फिर पूछता है कि वो क्या कर रहा है, या यूं कहें कि हाथ मिलाते हुए इतनी डरावनी तरह से क्यों मुस्कुरा रहा है। उस अजीब माहौल को हल्का करते हुए वो आदमी कहता है कि उसकी पकड़ काफी मजबूत है और हंसता है। शर्मिंदा होकर प्रोटैगनिस्ट टीम लीडर का हाथ छोड़ देता है और माफी मांगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं और फिर उसे आगे खड़ी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। कार के थोड़ा करीब हम 2 लड़कों को बातें करते हुए और एक लड़की और दूसरे लड़के को अपने बोझ को एनालाइज करते हुए देख सकते हैं। ड्राइवर पहले से तैयार है और उसके पास एक युवती खड़ी है जो अपने फोन में बिजी है। निर्देश देते हुए वो आर्मर्ड आदमी जुन हुक से गाड़ी में बैठने से पहले ग्रुप मेंबर्स को ग्रीट करने के लिए कहता है, लेकिन लड़का बस यही सोच पा रहा है कि जब वो हायर लेवल अवेकेंड की स्किल्स कॉपी कर लेगा तो इन लोगों की स्किल्स बेकार होंगी। ये निष्कर्ष निकालते हुए कि फिर भी उसे ग्रुप मेंबर्स की स्किल्स कॉपी करनी होंगी, भले ही वो बाद में उन्हें डिलीट कर दे। यात्रा शुरू करते हुए ट्रक टीम के साथ निकल पड़ता है। बैठे हुए हमारा लड़का रिवील करता है कि उसने इस पल तक 13 स्किल्स कॉपी कर ली हैं, जिनमें से 3 हीलर स्किल्स हैं। हम उस लड़की पर वापस आते हैं जो पहले डिस्ट्रैक्टेड थी और वो अभी भी अपने फोन पर है। उसे देखते हुए लड़का बताता है कि उसने एक मैपिंग स्किल, 2 हंटर स्किल्स और 7 नेगोशिएटर स्किल्स भी हथिया ली हैं।
और कहता है कि इस सब के बारे में सबसे अद्भुत बात यह है कि अब वो उन सभी को एक साथ यूज कर सकता है। हम इमारतों से भरी एक जगह देखते हैं जहां बैंगनी जीभ और लाल आंखों वाले छिपकली जैसे क्रीचर्स किसी पर हमला करने के लिए दौड़ रहे हैं। ये हॉन्ग है जो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस क्रीचर से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि वो कहां जा रहा है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट सोचता रहता है कि कैसे मल्टीपल रोल्स में स्किल्स होना उसे पावरफुल बना सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो क्या कॉम्बिनेशंस बनाता है। ली डैनी अपने लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए लड़ाई में शामिल होता है और अपने बो और एरोज का उपयोग करके तेजी से शूट करता है और एक मॉन्स्टर को 3 अलग अलग जगहों पर सटीक रूप से हिट करता है। लीडर तब यीजिन को लड़ाई जल्दी खत्म करने का ऑर्डर देता है। इमारतों में से एक के ऊपर छिपी हुई वो लड़की कहती है कि वो समझ गई। फिर वो हाई स्पीड पर एक तीर चलाती है जो सीधे मॉन्स्टर की आंख में लगता है। क्रीचर गिर जाता है और हॉन्ग अच्छे काम के लिए सबकी तारीफ करता है और बताता है कि केवल 2 दुश्मन बचे हैं। पीछे बस ऑब्जर्व करते हुए जुन हुक सोचता है कि क्या उसे मजे के लिए रजिस्टर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये निष्कर्ष निकालते हुए कि हंट खत्म होने के बाद ऐसा करना बेहतर है, क्योंकि चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। उस पल से कुछ समय बीत जाता है। पास आते हुए टीम लीडर कहता है कि एक अच्छी हंट थी और प्रोटैगनिस्ट की सहन शक्ति की तारीफ करता है, जिसने उस दिन भारी मात्रा में बाय प्रोडक्ट्स उठाए थे। अचानक किसी चीज पर उस आदमी का ध्यान जाता है। हम एक और लड़के को पीठ पर बैग के साथ आते हुए देखते हैं जो कह रहा है कि वो अब और नहीं झेल सकता। हॉल मिन तब कहता है कि उसका दोस्त स्कूल में अपनी मुक्कों की वजह से काफी फेमस था। वो आदमी पूछता है कि क्या वो कैटास्ट्रोफी से पहले वाले स्कूल की बात कर रहा है। कंफर्म करते हुए लड़का कहता है कि प्रोटैगनिस्ट ने बिना ट्रेनिंग के भी सभी एथलीट्स को धूल चटा दी थी। हम देखते हैं कि जुनहुक सब कुछ सुन रहा है और शर्मिंदा हो जाता है जब टीम लीडर पूछता है कि क्या वो एक डेलिंक्वेंट था, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि उसने केवल उन्हीं को मारा जो इसके हकदार थे और उसका सपना एक डिटेक्टिव बनने का था। बातचीत खत्म करते हुए वो आदमी हमारे लड़के को दिन की पेमेंट वाला लिफाफा सौंपता है। हालांकि लड़का कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हॉन्ग फिर भी उसे इसे लेने और बस थैंक यू कहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसकी मदद नहीं होती तो चीजें अलग होती। जिसके कारण वो पूछता है कि क्या वो एक पोर्टर बने रहना पसंद करेगा। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। वो आदमी चला जाता है और कहता है कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। हॉलमिन फिर पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट बाद में बारबेक्यू पर जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि उसके पास उस रात के लिए पहले से ही प्लान्स हैं। जिज्ञासु होकर युवक पूछता है कि वो किन प्लान्स की बात कर रहा है और क्या ये किसी लड़की के साथ डेट है। कुछ और समय बीतता है और हम SU अवेकन्ड एसोसिएशन की बिल्डिंग देखते हैं। टैंकर्स के लिए एक्सक्लूसिव काउंटर पर एक महिला कर्मचारी उस चीज के बारे में नर्वस दिखती है जो उसने अभी सुनी। उसके सामने हक है और लड़की पूछती है कि क्या वो दोहरा सकता है जो उसने अभी कहा। दोहराते हुए लड़का कहता है कि वो एक अवेकन्ड के रूप में रजिस्टर करने आया है और लड़की पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वो एक टैंकर है। कंफर्म करते हुए वो कहता है कि वो उसी सुबह एक टैंकर के रूप में अवेकन हुआ। विश्वास नहीं करते हुए लड़की उसे एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देखती है जो कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि ये संभव भी है या नहीं। नर्वस होकर लड़का पूछता है कि क्या उसने जो कहा उसमें कुछ गलत है। लड़की तब कहती है कि बात बस इतनी सी है कि वो महीनों में एक टैंकर के रूप में अवेकन होने वाला पहला व्यक्ति है और इसके लिए उसे बधाई देती है और कहती है कि प्रक्रिया जारी रखने के लिए बस उसकी ID चाहिए। हमारा लड़का जल्दी से डॉक्यूमेंट सौंपता है, एक बेंच की ओर इशारा करते हुए जहां अन्य लोग बैठे हैं। लड़की कहती है कि वो वहां बैठ सकता है और इंतजार कर सकता है। करने को कुछ खास नहीं था तो लड़का बैठ जाता है। जैसे ही उसके चेहरे पर उदासी छाने लगती है, अपना हाथ सिर पर रखते हुए वो सोचता है कि कैसे उसे लगा था कि वो सपना देख रहा है जब वो वापस लौटने के बाद पहली बार आंखें खोली थी। फिर उसे याद आता है कि जब वो जेल में था और उसके भाई बहन उससे मिलने आए थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। इस घटना ने उसे कई दिनों तक लगातार रुलाया था और यही वो कारण था जिसकी वजह से उसने एक बुरा इंसान बनने का फैसला किया था। लेकिन जब वो अतीत में वापस गया और उन दोनों को जिंदा पाया तो उसका दिल सिर्फ खुशी से भर गया। इसीलिए उसे शुरुआत में लगा कि वो सपना देख रहा है। इसीलिए जब उसे एहसास हुआ कि ये सब सच है तो उसने वादा किया कि वो उन लोगों को फिर कभी नहीं खोएगा जिनकी वो परवाह करता है, और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत से सबकी रक्षा करेगा। अपने सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए
वो रिपोर्ट्स पर एक नज़र डालने का फैसला करता है। फिर वो नोटिस करता है कि रेजिस्टेंस 6000 से 15000 तक वेरी करती है, जबकि स्ट्रेंथ बेतरतीब ढंग से 2000 और 5000 के बीच असाइन की जाती है, जिसका मतलब है कि एक फर्स्ट अवेकनिंग के लिए उसकी शुरुआत वास्तव में काफ़ी अच्छी थी। अचानक एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है कि कोर जनरेशन प्रगति पर है, जो उसे कंफ्यूज कर देता है। बिना ये जाने कि ये क्या है, हक ये पता लगाने के लिए प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार करने का फैसला करता है। अचानक कोई पास आता है और उसका नाम पुकारता है। वो ये देखने के लिए सिर घुमाता है कि कौन है, और उसी लड़की के सामने आता है जिसने उसे अटेंड किया था, जो एक लैब कोट पहने आदमी के बगल में खड़ी मुस्कुरा रही है। लड़की उसकी आईडी वापस देती है और कहती है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, अब उसे टेस्ट देने के लिए डॉक्टर को फॉलो करना होगा। अपना परिचय देते हुए वो आदमी अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि उसका नाम लिम जी हुन है। हमारा लड़का भी अपना परिचय देता है और कहता है कि उनसे मिलकर खुशी हुई। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और आदमी कहता है कि उसने सब कुछ पहले से तैयार कर लिया है ताकि टेस्ट तुरंत शुरू हो सके। लिफ्ट में लड़का अपने ख्यालों में खुलासा करता है कि उसने उस आदमी की एबिलिटी को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो एक अवेकन नहीं है, जो उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे लगता था कि जो लोग एसोसिएशन के लिए काम करते हैं उनके पास एबिलिटीज होती हैं। एक कमरे के अंदर आदमी कहता है कि टेस्ट के 3 चरण हैं। पहला, एक डिवाइस के माध्यम से रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ लेवल को मापना है। हक लेटा हुआ है और कई तार उसके शरीर से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर चेतावनी देता है कि माप शुरू हो जाएगा और इसे पूरा होने में 10 मिनट लगेंगे, इसलिए उसे रिलैक्स करना चाहिए। दूसरे चरण के बारे में आदमी कहता है कि इसमें उसकी यूनिक एबिलिटी का उपयोग करना शामिल है, इस मामले में शील्ड अटैक। कुछ समय बाद हम लड़के को उसके हाथ में शील्ड के साथ देखते हैं, जो एक डमी मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी कर रहा है, जबकि एक डॉक्टर और एक अन्य व्यक्ति कांच की खिड़की से सब कुछ देख रहे हैं। जीहून तब सूचित करता है कि अग्रेशन रेट का माप शुरू हो जाएगा और लड़के को बस अपने सामने वाले डमी पर हमला करना है। प्रोटैगनिस्ट बिना 2 बार सोचे आज्ञा पालन करता है और आदमी कहता है कि वो जहां चाहे वहां मारने के लिए स्वतंत्र है। हमारा लड़का तब शील्ड से डमी के सिर पर वार करना चुनता है, जिससे डॉक्टर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। तीसरे चरण पर चलते हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर हक को एक कप देता है जिसमें शायद हॉट कॉफी है। वो आदमी फिर कहता है कि इवैल्यूएटर्स के चयन में कुछ समस्याओं के कारण तीसरा भाग केवल 2 दिन में होगा। कॉफी पकड़ते हुए लड़का पूछता है कि क्या आज के टेस्ट के साथ सब कुछ ठीक है, और डॉक्टर कहता है कि हाँ, उसे बस बेसिक इक्विपमेंट लेने के लिए रिसेप्शन पर जाना होगा। उत्साहित होकर हमारा लड़का अपने दांत पीसते हुए कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो दिन आखिरकार आ गया है जब उसे एसोसिएशन का स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मिलेगा। एक चिंता शेयर करते हुए जीहून कहता है कि वो टैंकर्स और हीलर्स की घटती संख्या को लेकर बेचैन है। ड्रिंक की चुस्की लेते हुए प्रोटैगनिस्ट बस ध्यान से सुनता है। वो आदमी फिर कहता है कि अवेकेंड किए गए ज्यादातर लोग नेगोशिएटर या सपोर्ट कैटेगरी चुन रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि अवेकनिंग स्टोन्स मिलना मुश्किल है, खासकर टैंकर्स और हीलर्स के लिए। थोड़ा विचार करते हुए प्रोटैगनिस्ट निष्कर्ष निकालता है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि पत्थर होने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति अवेकेंड होगा, और वो एक अपराधी के रूप में पिछली जिंदगी में एक अवेकेंड के तौर पर रजिस्टर नहीं कर सकता था। पल भर के लिए रुकते हुए डॉक्टर माफी मांगता है और कहता है कि वो इतने लंबे समय बाद एक टैंकर को देखकर बस उत्साहित हो गया है। खड़े होकर हक कहता है कि कोई बात नहीं। चीजों को समेटते हुए लिम जी हुन कहता है कि लड़के को तीसरा टेस्ट पूरा करने के लिए निर्धारित समय पर आना होगा, जो अगले दिन टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजा जाएगा। वो आदमी प्रोटैगनिस्ट की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और वो उसे घूरता है, फिर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाता है और कहता है कि वो उस आदमी के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। बाहर हम आसमान को गहरा होते देख सकते हैं जैसे जैसे रात करीब आ रही है। एक सूटकेस के साथ ह्यूंग सड़क पर चलते हुए किसी को कॉल करता है। ह्यू मिन फोन पर पूछता है कि क्या हुआ। लड़का कहता है कि कोई सीरियस बात नहीं है, वो बस उसे बताना चाहता था कि वो थोड़ी देर पहले एक टैंकर के रूप में अवेकन हुआ है। हैरान होकर दूसरी तरफ वाला उसका दोस्त पूछता है कि क्या वो सीरियस है या मजाक कर रहा है। एक बिल्डिंग की खिड़की के अंदर देखते हुए हमारा लड़का कहता है कि वो ऐसी चीज के बारे में मजाक नहीं करेगा, और फिर एक दुकान के अंदर जाने का फैसला करता है, ये सोचते हुए कि वो सही जगह पर है, जबकि उसका दोस्त आखिरकार उस पर विश्वास कर लेता है। हंसते हुए वो लड़का इंप्रेस होकर कहता है कि ये अविश्वसनीय है, क्योंकि वे कुछ ही घंटे पहले साथ थे और अब अचानक उसका दोस्त टैंकर बन गया। कोई जवाब न मिलने पर युवक पूछता है कि क्या ह्यूंग अभी भी लाइन पर है। हमारा लड़का एक मैंटिस के फ्रंट लेग मॉडल को देखने में बिजी है, जिसकी कीमत 3 मिलियन है। फोन की याद आने पर वो कहता है कि कॉल थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। फिर वो एसोसिएशन में अपनी विजिट के बारे में बात करता है।
कॉल का असली कारण बताते हुए वो कहता है कि चूंकि केवल तीसरा हिस्सा बचा है, वो जानना चाहता है कि क्या वो ऑब्जर्व करने के लिए किसी और हंट पर जा सकता है। उसका दोस्त पूछता है कि क्यों, जबकि उसने पहले ही देख लिया है कि चीजें कैसे काम करती हैं। जवाब देते हुए लड़का कहता है कि वो सामान उठाने में इतना बिजी था कि होंग द्वारा उठाए गए सभी कदमों पर ध्यान नहीं दे पाया। अचानक कुछ पाकर हमारा लड़का खुश हो जाता है। अभी भी लाइन पर ह्यूंग कहता है कि वो टीम लीडर से चेक करेगा और उसे जवाब देगा। लड़का उसे धन्यवाद देता है और उस आइटम को पकड़कर दुकानदार से कहता है कि वो उस ब्रेसलेट को एग्जिट सॉल्यूशन के साथ लेना चाहेगा। मन ही मन सोचते हुए वो कहता है कि अगर वो गलत नहीं है तो ये वो आर्टिफैक्ट है जिसका उपयोग जेडन रसल ने किया था, जो विलेंस में तीसरे स्थान पर था। ये रिग्रेशन से पहले की बात है, जब वो रैंकिंग में 8वें स्थान पर था और एक आदमी के साथ ड्रिंक्स के लिए बाहर निकला था जिसने उसे ब्रेसलेट और मेन पोशंस प्राप्त करने का तरीका समझाया था। बिना कुछ कहे दुकानदार बस उसे ठंडेपन से घूरता है, जबकि ह्यूंग उस 30% एफिशिएंसी बूस्ट के बारे में सोच रहा है जो उसे आइटम के साथ सभी एबिलिटीज में मिलेगा। लड़का भी चुप रहता है, फिर चुप्पी तोड़ते हुए वो पूछता है कि आदमी उसे इस तरह क्यों घूर रहा है। दखल अंदाजी के लिए माफी मांगते हुए दुकानदार पूछता है कि क्या लड़के ने थोड़ी देर पहले एक अवेकन के रूप में रजिस्टर किया है। हमारा लड़का हाँ कहता है और अचानक वो आदमी अपनी मुट्ठी उठाता है जैसे कि वो उसके चेहरे पर मुक्का मारने वाला हो, लेकिन उसे चौंकाते हुए वो अपनी बाह उसके चेहरे के ठीक सामने रोक देता है और कहता है कि उसे पता था कि वो सही था। मुस्कुराते हुए वो आदमी कहता है कि वो भी एक अवेकन है और उसकी एबिलिटी टेलीपोर्टेशन है। राहत की सांस लेते हुए प्रोटैगनिस्ट ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाता, जबकि वो सोच रहा होता है कि कैसे उसका दिल जोर से धड़क रहा था, ये सोचकर कि उसे मुक्का पड़ने वाला है। फिस्ट बम्प वापस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए वो मन ही मन सोचता है कि इस मामले में उसे वो एबिलिटी भी कॉपी कर लेनी चाहिए। एक और आदमी दिखाई देता है और अपना परिचय होंग मानसू के रूप में देता है, जो स्पेशल मैनिपुलेशन की एबिलिटी के साथ अवेकन हुआ है। उससे मिलकर खुशी जताते हुए ह्यूंग सोचता है कि ये एक और एबिलिटी है जिसे वो वास्तव में रखना चाहेगा। पहला दुकानदार फिर कहता है कि उसने लड़के की फोन पर बातचीत सुन ली थी और पूछता है कि क्या वो वाकई एक टैंकर है। उसके बगल वाला दूसरा आदमी कहता है कि वो एबिलिटी होना उसे व्यवहारिक रूप से अवेकन्ड लोगों के बीच एक रईस यानी नोबल बनाता है। हमारा लड़का कहता है कि उसे यहाँ उनके जैसे अवेकन्ड मिलने की उम्मीद नहीं थी और पूछता है कि क्या ये कोई साइड जॉब है। दोनों आदमी मना करते हैं और कहते हैं कि दुकान पर काम करना वास्तव में उनका मेन जॉब है। समझाते हुए थोड़े लंबे बालों वाला दुकानदार कहता है कि इतने सारे लोगों के सपोर्ट एबिलिटीज के साथ अवेकन होने की वजह से नौकरी मिलना मुश्किल हो गया। दूसरा कहता है कि गुजारा करने के लिए उसने एक ऐसी दुकान का मालिक बनने का फैसला किया जो एंटीक्स और अवेकन्ड सप्लाईज बेचती है। वो फिर एग्जॉटर सॉल्यूशन सौंपता है जो लड़के ने मांगा था और कहता है कि दोनों आइटम्स की कीमत 300,000 कैरो होगी। ह्यूंग मुस्कुराता है और सोचता है कि अब उसके पास वो सारा सामान है जिसकी उसे जरूरत है, ब्रेसलेट, सॉल्यूशन, अबव रैंक क्रिस्टल्स जो उसके घर पर हैं और उसका स्ट्रॉबेरी जूस यानी खून जो उसे सभी ऑब्जेक्ट्स से लिंक करेगा। घर पहुंचकर वो ब्रेसलेट को देखता है जो अब बैंगनी रंग में चमक रहा है और निष्कर्ष निकालता है कि उसने ये कर दिखाया। उस एक्सेसरी को अपनी बाह पर डालते हुए लड़का खुलासा करता है कि उसका नाम ट्वाइलाइट है। अचानक एक मैसेज दिखाई देता है जो नोटिफाई करता है कि ओरिजिनल सिस्टम द्वारा बनाए गए 101 आर्टिफैक्ट्स में से 38वां आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो गया है और ये कि टॉय ब्रेसलेट अब सिस्टम में एक कंबाइंड आर्टिफैक्ट के रूप में रजिस्टर हो गया है और इसे पहले से रजिस्टर किए गए अन्य आर्टिफैक्ट्स के साथ देखा जा सकता है। हमें यह भी पता चलता है कि चूंकि इस एक्सेसरी को ओरिजिनल सिस्टम के एक यूजर द्वारा रजिस्टर किया गया था, इसलिए यह पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर ह्यूंग सोचता है कि 101 आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानकारी का क्या मतलब है। तभी उसका फोन बजता है जिससे उसके ख्यालों का सिलसिला टूट जाता है। डिवाइस को देखते हुए वो कहता है कि इसने उसे डरा दिया। लाइन के दूसरी तरफ ह्यूमन है जो कहता है कि उसने होंग को उसके बारे में बताया, लेकिन उस आदमी ने कहा कि यह नामुमकिन है कि वो एक टैंकर के रूप में अवेकन हुआ है और इसी वजह से वो तभी विश्वास करेगा जब वो इसे अपनी आंखों से देखेगा। हमारा लड़का हंसता है और कहता है कि उसे लगा कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। उसका दोस्त भी हंसता है और कहता है कि वो रिलैक्स कर सकता है। अचानक वो स्पेशल मैनिपुलेशन एबिलिटी जो हमारे लड़के ने कॉपी की थी एक्टिवेट हो जाती है और एक पोर्टल खुल जाता है। डरे हुए बावजूद वो अपना हाथ उसके आर पार करना शुरू कर देता है, जबकि ह्यूमन उससे देर ना करने के लिए कहता है। अगले दिन अपना सूटकेस पकड़ते हुए लड़का कहता है कि वो तय समय पर वहां होगा और वो उसे कल मिलेगा।
अगले दिन हम पूरी टीम को समझौते के अनुसार गेट 7 के सामने इकट्ठा देखते हैं। कोई जोर से ग्रीटिंग्स चिल्लाता है जिससे वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है। ये ह्यूंग है जो एसोसिएशन से मिले गियर पहने हुए है और एक ढाल पकड़े हुए है। ह्यूमन अभी भी अपना मुंह खुला रखते हुए लड़के के पहने हुए आउटफिट पर कमेंट करता है और होंग बीच में टोकते हुए कंफर्म करता है कि वो वास्तव में एक टैंकर बन गया है। हैरान होकर वो आदमी भी पूछता है कि ये सब सिर्फ एक दिन में कैसे हुआ। शर्मिंदा होकर और साफ साफ झूठ बोलते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि घर जाते समय वो अवेकन हो गया। लीडर तब कहता है कि ये वास्तव में इंप्रेसिव है क्योंकि नेचुरल अवेकनिंग रेट्स काफी गिर गए हैं। सहमत होते हुए लड़का कहता है कि अगले दिन वो अपनी एबिलिटी का फाइनल टेस्ट देगा और जानना चाहता था कि क्या वो आदमी उसकी मदद कर सकता है। वह आदमी जवाब देता है कि उसे यकीन नहीं है कि वो वास्तव में उसे कुछ सिखा सकता है या नहीं, लेकिन उसके पास देने के लिए एक सलाह है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने ये काम उससे पहले शुरू किया था। अपनी शील्ड पकड़ते हुए वह पूछता है कि क्या युवक जानता है कि वह इसे हमेशा अपने साथ क्यों रखता है। वह फिर बताता है कि ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वह एक टैंकर के रूप में अवेकन हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने इसे चुना, क्योंकि मॉन्स्टर्स का सामना करते समय हमेशा एक समय आता है जब शरीर थक जाता है। इसलिए लड़के को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो उसे रिकवर करने में मदद करेगा वो स्किल्स या स्टैट्स नहीं, बल्कि वो दृढ़ संकल्प है जो उसमें है। दी गई सलाह के साथ ग्रुप बैटलफील्ड की ओर बढ़ता है। हम देख सकते हैं कि उस जगह के बिल्कुल बीच में एक मॉन्स्टर है जो भालू और आर्माडेलो के मिक्सचर जैसा दिखता है और सो रहा है। छिपे हुए लीडर ह्यूंग से पूछता है कि क्या उसने शिकार के प्रकार और उसकी लोकेशन की पहचान कर ली है। युवक कहता है कि हाँ, और ये एक ट्रू डेकर है। होंग फिर कहता है कि उस मामले में वे शुरू कर सकते हैं। मैं फिर जीएन से मॉन्स्टर की लोकेशन को फिर से चेक करने का ऑर्डर देता है। बिना सोचे समझे युवक मैटिंग शुरू कर देता है। मैप का सामना करते हुए लीडर सभी को मॉन्स्टर के टाइप के बारे में सूचित करता है, बताते हुए कि वे ट्रू डेकर्स हैं, ऐसे मॉन्स्टर्स जिनकी अटैक पावर कम और मूवमेंट धीमा होता है, लेकिन डिफेंसिबिलिटी एक ई रैंक मॉन्स्टर जितनी हाई होती है। चिंतित होकर हुमिन कहता है कि उसे नहीं पता कि उनके पास पर्याप्त ताकत है या नहीं। उसका एक साथी तब कहता है कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन वह पहले से ही थका हुआ महसूस कर रहा है। एक और युवक जो भी चिंतित है कहता है कि उसे डर है कि मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। सभी का हौसला बढ़ाते हुए लीडर इस तथ्य पर जोर देता है कि शिकार धीमा है और कहता है कि उसकी टीम सबसे बेहतरीन वेटरन टीमों में से एक है जिसे वह जानता है। लंबे बालों वाली युवती पास आते हुए मजाक में कहती है कि इस मामले में ऐसा लगता है कि उसके लिए हीलर के रूप में दिन आसान होगा। होंग फिर जीएल से पूछता है कि क्या सभी जाल तैयार है और युवक कहता है कि हाँ। अपनी शील्ड पकड़ते हुए वह हुमिन और डोंग को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। हाइसू और ह्योंग को वहीं रहना होगा जहां वे हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह कमांड समझ गया। टीम के एक हिस्से को दूर जाते हुए देखकर वह सोचता है कि वहां कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि उसे यकीन है कि अतीत में उसके दोस्त के ग्रुप के जिस वजह से खत्म हुआ था वो किसी और मॉन्स्टर के दिखने के कारण था। लेकिन अगर एक क्रीचर डमी की, शायद डमी या कमजोर क्रीचर के लिए यूज हुआ शब्द होता तो टीम ने उसे संभाल लिया होता। इसलिए उसे यह पता लगाना होगा कि सभी क्यों मरे। चारों ओर देखते हुए हमारा लड़का निष्कर्ष निकालता है कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। वापस बैटलफील्ड पर टैंकर लीडर होंग यूजिन से पूछता है कि क्या सब कुछ तैयार है। वह कंफर्म करती है कि हाँ। वह आदमी फिर लड़की को फायर करने का ऑर्डर देता है। युवती एक तीर चलाती है और सीधे मॉन्स्टर के कवच पर मारती है। वह फिर कहती है कि वह योजना के अनुसार अगले पॉइंट पर आगे बढ़ेगी। खड़े होकर वह मॉन्स्टर दिखाता है कि वह गुस्से में है और लीडर चिल्लाते हुए सभी को लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। उसकी साइड में उसके साथी पुष्टि करते हैं कि वह समझ गए। सिर्फ 2 पैरों पर खड़े होकर वह क्रीचर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने की तैयारी करता है। प्लान को फॉलो करते हुए आर्चर ली दाहिनी शूटिंग शुरू करता है और 3 सटीक तीर मारता है। वह बेयर आर्माडिलो हाइब्रिड दहाड़ता है, ये दिखाते हुए कि उसे चोट लगी है, जिससे युवक को एहसास होता है कि उसने वास्तव में अच्छा काम किया। होंग उसकी तारीफ करता है और उसे दूरी बनाए रखने के लिए कहता है। लेकिन युवक कहता है कि वो अंदर घुसकर हमला चार्जन करेगा, जिससे वो आदमी चिंतित हो जाता है क्योंकि ये प्लान नहीं था। मॉन्स्टर के आमने सामने एक युवक कहता है कि वो सिर्फ उसकी पीठ पर वार नहीं करना चाहता, बल्कि उसे खत्म करना और घर जाना चाहता है। उसके तीर ट्रू डेकर की बगल में लगते हैं, जिससे वो पहले से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लीडर तब लड़के से बेवकूफ़ी बंद करने और उसकी बात सुनने के लिए कहता है, लेकिन लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो क्रीचर इतना धीमा है कि उसे मार भी नहीं सकता। उसे बस ये नहीं पता था कि वो बहुत ज्यादा बोल रहा था, क्योंकि मॉन्स्टर ठीक उसके बाद अपनी मुट्ठियों से उसे मारता है और उसे जोर से दीवार पर दे मारता है। चिंतित होकर हुमिन चिल्लाता है, अपने दोस्त को बुलाता है, ये फैसला करते हुए कि वो भी अब अंदर जा रहा है क्योंकि वो गुस्से में है। कूदते हुए युवक अपनी स्वॉर्ड को मॉन्स्टर में घोंपने की तैयारी करता है, सीधे शेल पर वार करते हुए, जिससे चिंगारियां उठती हैं। दुर्भाग्य से उसके लिए वार जानलेवा नहीं था और मॉन्स्टर अब उसे घूर रहा है। चिल्लाते हुए वो टीम को चेतावनी देता है कि क्रीचर का शेल बहुत सख्त है और उसकी स्वॉर्ड ने उस पर खरोच भी नहीं डाली।
मुड़ते हुए ट्रू डेकर लड़के पर वापस फोकस करने का फैसला करता है जिसे फेंक दिया गया था। खत्म होने ही वाला था कि लड़का क्रीचर के नुकीले पंजों से खुद को बचाने के लिए शील्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन होंग टीम लीडर उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है। अपनी शील्ड के साथ पूरी ताकत से दुश्मन पर हमला करता है। बस इस एक वार से जाहिर तौर पर मॉन्स्टर वापस सोने चला जाता है, लेकिन पलक झपकते ही जाग जाता है और खड़ा हो जाता है। चिल्लाते हुए लीडर हु मिन को मीले अटैक के लिए तैयार होने के लिए कहता है, जबकि यी जिन और डोंग युक दूर से हमला करते हैं। वो फिर अपनी स्किल एक्टिवेट करना शुरू करता है, जिससे हर जगह नीली लहरें दिखाई देती हैं। बेपरवाह होकर क्रीचर दहाड़ता रहता है, लेकिन आदमी आत्मविश्वास से कहता है कि अब वो इसे अग्रेसर मोड में खत्म कर देगा। अपने पंजों का उपयोग करते हुए ट्रू डेकर आदमी को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन केवल उसकी शील्ड पर लगता है। अचानक एक तीर उड़ता हुआ आता है और उसका ध्यान खींचता है, और आर्चर ली दैनी यी जिन से कहता है कि अब समय आ गया है। ऊपर से लड़की नॉन स्टॉप शूटिंग शुरू कर देती है और सफलतापूर्वक मॉन्स्टर के चेहरे पर हिट करती है। चिढ़कर क्रीचर अपनी रणनीति बदलने का फैसला करता है और कर्ल होकर वो अपना आर्माडिलो मोड एक्टिवेट करता है। होंग उसी पल हु मिन को मीले अटैक शुरू करने का ऑर्डर देता है। मॉन्स्टर के पीछे युवक तुरंत मानता है और बैक अटैक के लिए चार्ज करता है, जबकि उसका लीडर सामने से हमला करता है। क्रीचर को मारते हुए टैंकर सभी को बेसिक अटैक्स बनाए रखने का आदेश देता है, जब तक कि वो अगली कमांड ना दे। प्रोटैगनिस्ट का दोस्त जो हमला भी कर रहा है कहता है कि मॉन्स्टर की पीठ को देखकर ही उसे थकान हो रही है। हमारा लड़का ह्योंग बैटलफील्ड पर है और दूरी से सब कुछ देख और सुन रहा है। उसके बगल में हीलर हाउ सू कहती है कि अगर ये काम करता है तो हंट वहीं खत्म हो जाएगी। फिर खुलासा करती है कि वो भी शामिल होना चाहती है, क्योंकि ट्रू डेकर्स अक्सर दिखाई नहीं देते, साल में केवल 1 या 2 बार अगर कोई लकी हो तो। ह्योंग तब पूछता है कि टीम ने कितनी बार इनमें से एक का सामना किया है, और लड़की कहती है कि पिछले 5 महीनों में केवल 3 बार। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि लड़का और जानने के लिए बहुत उत्सुक लगता है और वो इतना पूछने के लिए माफी मांगता है। युवती फिर उसे एक डिवाइस ऑफर करती है और कहती है कि ये उसकी मदद कर सकता है। जेरेमी M7 कहलाने वाला ये डिवाइस जेरेमी कॉर्प द्वारा डेवलप किया गया था और ये उसके लिए अगले दिन के टेस्ट के लिए आवश्यक सब कुछ ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब करने के काम आएगा। डिवाइस के लेंस को अपनी आंखों पर लगाते हुए हमारे लड़के को एहसास होता है कि वो अब दिलचस्प स्टैट्स को एनालाइज कर सकता है। युवती तब कहती है कि रेफरेंस के लिए एक ट्रू डेकर की हेल्थ 30,000 है और उसकी शील्ड 1,50,000, जो एक मॉन्स्टर के लिए काफी इंप्रेसिव है। ह्यूंग को एहसास होता है कि मॉन्स्टर का शेल तोड़ने में तो सदियां लग जाएंगी। अचानक होंग चिल्लाता है और कहता है कि उनके पास एक समस्या है, क्योंकि दूसरी तरफ की टीम के 4 सदस्यों के लाइफ सिग्नल्स मैप से पूरी तरह गायब हो गए हैं। ह्यूमन पूछता है कि क्या वो कह रहा है कि वो मेंबर्स एलिमिनेट हो गए हैं। नर्वस होकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या जानकारी सटीक है। दूर हम देख सकते हैं कि संरचनाओं में से एक हिलने लगी है, जिससे दीवारों में बड़ी दरारें आ गई हैं। एक तेज धमाके के साथ एक विशाल छेद खुलता है और सभी को एहसास होता है कि यह मैंटिस नाम का क्रीचर है, एक विशाल प्रे मैंटिस जिसके पंजे स्ट्रॉबेरी जूस से सने हुए हैं। क्रीचर को पास आते देख हमारा लड़का कहता है कि स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी भी लड़ाई में लीडर बेताबी से पूछता है कि मॉन्स्टर को उन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ह्यूंग कहता है ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या उससे कम। चिल्लाते हुए वो आदमी ह्यूंग और हाइसू को तुरंत क्षेत्र से बाहर निकलने और कवर लेने का आदेश देता है। प्रोटैगनिस्ट को आखिरकार समझ आ जाता है कि आदेश सुनते समय उसे बेचैनी क्यों महसूस हो रही थी। एक्शन लेते हुए वो हीलर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि उन्हें वहां से जल्दी निकलने की जरूरत है। घबराते हुए लड़की कहती है कि वो समझ गई, लेकिन ये महसूस करते हुए कि लड़का होंग की ओर बढ़ रहा है, वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। जवाब देते हुए वो कहता है कि कम दूरी की वजह से वहां से निकलना व्यावहारिक रूप से असंभव है। लीडर उन्हें पास आते देखता है और पूछता है कि लड़का आदेश के अनुसार पीछे क्यों नहीं हट रहा। हाथ में अपनी शील्ड लिए वो कहता है कि ये कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत तेज है और ट्रू डेकर की मौजूदगी तो है ही। इसलिए अगर 2 मॉन्स्टर्स टीम बना लेते हैं तो हालात बहुत खराब होने वाले हैं और वो निश्चित रूप से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। आंखों में खून लिए मैंटिस अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने की तैयारी करता है। मॉन्स्टर के आमने सामने हमारा लड़का कहता है कि इस मामले में वो बस इतना कर सकते हैं कि जितनी देर हो सके टिके रहें। हताश होकर होंग पूछता है कि क्या युवक पागल हो गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो सोचता है कि सभी अवेकिन टैंकर्स एक जैसे होते हैं, ये भूलते हुए कि वो सिर्फ एक रुकी है। जब वे बहस करते हैं, एक मॉन्स्टर उन दोनों के सामने गुर्राता रहता है। लीडर तब कहता है कि अगर एक पूरा बिगनर जिसने वर्चुअल कॉम्बैट भी नहीं किया लापरवाही से मैंटिस पर हमला करता है, उसकी व्याख्या मैंटिस द्वारा बाधित हो जाती है, जो इंतजार करते करते थक जाता है और वार करता है, और कुछ न कर पाने की स्थिति में ह्यूंग अपनी शील्ड से खुद को बचाने की कोशिश करता है।
जवाब देते हुए कि चाहे जो भी हो, एक बार जब उसे अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा तो वो लाइव कॉम्बैट में जाएगा, जिसका मतलब है कि टैंकर्स को सफल होना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, भले ही वो रुकीज हों। तेजी से हमारा लड़का दौड़ना शुरू करता है जबकि मैंटिस उसकी शील्ड पर लगातार वार कर रहा है। कूदते हुए लड़का पलटवार करने का फैसला करता है और मॉन्स्टर के सिर पर हमला करता है। अपनी इस शेयर डिटर्मिनेशन से दूसरों को हैरान कर देता है। ह्यूमन तब कहता है कि वो एक बेवकूफ है क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण टेस्ट नहीं है बल्कि एक रियल बैटल है जो उसकी जान ले सकती है। बेपरवाह होकर प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि वो ये जानता है, लेकिन अब उन्हें किसी और चीज के बारे में चिंता करने का समय है जो कि उनके ठीक पीछे खड़ा ट्रू डेकर है, क्योंकि अगर उसे रोका नहीं गया तो वहां मौजूद हर कोई एक ही बार में खत्म हो जाएगा। वो बियर आर्मेडिलो मॉन्स्टर उन दोनों युवकों पर बेरहमी से हमला करता है। होंग अपनी शील्ड को सामने रखता है ताकि उसे सीधा हिट ना लगे और डोंग युक से कहता है कि वो एक नेगोशिएटर के रूप में समय खरीदने के लिए प्रोटैगनिस्ट के साथ जुड़ जाए। तुरंत मानते हुए वो दूसरा युवक हमारे लड़के के साथ शामिल हो जाता है। अपनी शील्ड को पूरी ताकत से पकड़ते हुए लीडर ह्यूमन से कहता है कि वो रुके और उस मॉन्स्टर के साथ उसकी मदद करे। अचानक वो क्रीचर एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है जो उस आदमी को दूर फेंक देता है। जमीन पर गिरकर वो जीएल से ट्रू डेकर पर तुरंत एक बाइंडिंग ट्रैप यूज करने के लिए कहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो लड़का वही करता है जो कहा गया था। ट्रैप तेज गति से मॉन्स्टर की ओर घूमने लगता है और काफी करीब पहुंचने पर जंजीरों से उसके पैर बांध देता है। चिल्लाते हुए लड़का कहता है कि ये 5 मिनट तक टिकेगा। उठते समय लीडर सोचता है कि सामने उस मॉन्स्टर और पीछे मैंटिस के होने से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता ब्लॉक हो गया है, जिससे स्थिति हताश करने वाली हो गई है। अपनी पूरी ताकत के साथ ह्योंग अपनी शील्ड का उपयोग हमला करने और खुद को बचाने के लिए करता है। उसके साथ वो दूसरा लड़का है जो हर 5 सेकंड में तीर चलाता है, लेकिन इन वारों का विशाल मैंटिस पर कोई असर नहीं होता। हार मानने में असमर्थ हमारा लड़का क्रीचर पर एक बार फिर वार करता है, जिससे वो अपनी चमकती लाल आंखों से उसे देखने लगता है। अचानक कोई चीज सीधे उसके सिर पर लगती है, जिससे हमारा लड़का भी हैरान रह जाता है। बिल्डिंग की छत से आर्चर उस हमले के लिए यूजिन की तारीफ करता है, लेकिन लड़की कहती है ये तारीफ का समय नहीं है। मैंटिस को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसे मारने वाला वार कहां से आया था और दृढ़ होकर वो लड़की की ओर पीछे हटने लगता है। ह्योंग चिल्लाता है और युवती से वहां से तुरंत निकलने के लिए कहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैंटिस के पैर पहले ही उसकी खिड़की पर हैं। युवती को सीधा हिट लगता है और उस वार से उसे कई चोटें आती हैं। नीचे आर्चर हताशा में उसका नाम चिल्लाता है। वो लगातार तीर चलाता रहता है इस उम्मीद में कि वो मॉन्स्टर का ध्यान खींच सके। बिना किसी सफलता के उसे डर है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। चिंतित होकर प्रोटैगनिस्ट के बगल में खड़ी हीलर हाइसू पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। अपने ब्रेसलेट ट्वाइलाइट को देखते हुए हमारा लड़का निष्कर्ष निकालता है कि वो बहुत लापरवाह था, क्योंकि वो भूल गया था कि वो रातों रात मजबूत नहीं होगा। इसके अलावा ये सोचना कि शील्ड अटैक को 2 बार इस्तेमाल करने से उसका आर्टिफैक्ट एक्टिव रहेगा। अपने सिस्टम को खंगालते हुए वो यूजिन को मरने से रोकने के लिए विकल्पों को चेक करने का फैसला करता है। अपनी स्क्रीन पर मौजूद विभिन्न सूचनाओं को देखते हुए वो सोचता है कि शायद उसे ब्रेसलेट की प्रभावशीलता को 50% तक बढ़ाने के लिए स्किल्स का उपयोग करना चाहिए, जो काफी जोखिम भरा हो सकता है। कोई और रास्ता ना होने पर लड़का ऐसा करने का फैसला करता है, भले ही इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। नीली रोशनी की लहरें उसके शरीर के चारों ओर फैलने लगती हैं, जो उस टूटी हुई खिड़की तक पहुंचती हैं जहां मैंटिस घुसने ही वाला है और उस लड़की को खत्म करने वाला है जो जमीन पर घायल और भागने में असमर्थ है। जबकि ह्यूम पूरी ताकत से उम्मीद करता है कि उसका ये कदम मॉन्स्टर को वापस खींच लाएगा, उसके बगल में युवा हीलर को एहसास होता है कि उसे कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी दोस्त को बिना मदद की कोशिश किए मरते हुए नहीं देख पाएगी। वो भाग जाती है, हमारे लड़के को अकेला छोड़कर, और कुछ न कर पाने की स्थिति में वो आगे देखता है और महसूस करता है कि उसकी रणनीति काम कर गई। टीम लीडर ह्यूंग युवती से इलाका छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ह्यूंग कहता है कि युवती ठीक हो जाएगी। होंग पूछता है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, और हमारा लड़का जवाब देता है कि वो मॉन्स्टर को उससे दूर करने में कामयाब रहा। विश्वास न करते हुए वो आदमी पूछता है कि लड़का क्या बात कर रहा है, लेकिन वो जवाब भी नहीं देता क्योंकि वो पहले से ही मैंटिस की ओर चार्ज कर रहा है। अपनी शील्ड से प्रहार करते हुए वो सोचता है कि केवल बेसिक अटैक्स के साथ अपनी एबिलिटी को एक्टिव रखना बहुत जोखिम भरा है।
ये निष्कर्ष निकालते हुए कि उसे कॉपीड स्किल्स का उपयोग करने की आवश्यकता होगी क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो एक नेगोशिएटर स्किल के साथ डिस्ट्रक्टिव बॉडी स्किल को एक्टिवेट करता है। विशाल प्रेइंग मैंटिस उसे लगभग मार ही देता है, लेकिन वो छलांग लगाकर चकमा देने में सफल रहता है। स्किल्स के एक्टिवेट होने के साथ ह्यूंग कहता है कि अब उसका बेसिक अटैक डैमेज एक डीलर के बराबर है। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सनसनी फैल जाती है। मुस्कुराते हुए वो सोचता है कि उसने रिग्रेशन से पहले कई बार इसे महसूस किया है, ये बताते हुए कि ये ऐसा है जैसे कि सभी कोशिकाएं जाग गई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके विलन बनने से पहले हुआ था, और ये वही एहसास था जिसने उसे विलन्स के बीच 8वां स्थान हासिल करने में मदद की थी। इस संवेदना का नाम हाइपर परसेप्शन है। हमारा लड़का अब अपने पुराने होश के एक्टिवेट होने के साथ हमला करने वापस जाता है। उसकी ताकत की वजह से मैंटिस के पैर चटकने लगते हैं। इमारत के अंदर यूजिन आखिरकार खड़ी हो पाती है, लेकिन जब वो अपना हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो वो मुख्य हिस्सा यानी तीर गिरा देती है, क्योंकि उसके हाथ पर लगा घाव बहुत बुरा है, जिससे उसका काफी स्ट्रॉबेरी जूस बह रहा है और उसकी ताकत खत्म हो रही है। अचानक हेसु दिखाई देती है, जिससे युवती हैरान रह जाती है। अपनी पावर का उपयोग करके वो अपनी दोस्त को ठीक करना शुरू करती है और उससे चिल्लाने के लिए मना करती है, क्योंकि इससे उसका ध्यान भटकता है। आर्चर यूजिन तब कहती है कि उसे अपने घावों को ठीक करने के बजाय ह्यूंग की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि ह्यूंग ठीक रहेगा और वो तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उसकी हेल्थ अभी भी फुल है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो कहती है कि ह्यूंग पागल है और बिल्कुल टीम लीडर जैसा दिखता है, क्योंकि उसने अब तक कोई डैमेज नहीं लिया है। हम वापस हमारे लड़के को हमला करते हुए देखते हैं, ये दिखाते हुए कि वो वास्तव में कितना मजबूत है। जबकि ह्यूम मिन और होंग ट्रू डेकर के खिलाफ लड़ना जारी रखते हैं, वो क्रीचर गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन टीम लीडर कहता है कि उसकी शील्ड अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। इसलिए लड़के को बेसिक अटैक्स के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ट्रैप के एक्सपायर होने से पहले अपनी स्किल्स को एम्प्लीफाई करना चाहिए, और वो भी बिना उसकी चिंता किए। मॉन्स्टर, जो लगभग आजाद होने ही वाला है, आदमी पर वार करने की तैयारी करता है। खुद को शील्ड करते हुए वो कहता है कि ये वो हमला था जिसका वो इंतजार कर रहा था। वार लगने से ठीक पहले होंग पहले वार करने के लिए दौड़ना शुरू करता है, जबकि कोई चेतावनी देता है कि ट्रैप केवल 10 सेकंड और चलेगा। चिल्लाते हुए वो आदमी ह्यूमन से कहता है कि समय आ गया है। संदेश को समझते हुए युवक अपना हथियार निकालता है, फिर पैनल पर अपना क्रिटिकल अटैक एक्टिवेट करता है। हम मॉन्स्टर के शरीर से एक जिगजैग करती हुई नीली रोशनी की किरण देख सकते हैं, जबकि युवक उसके फटने की प्रार्थना करता है। उसका हमला काम कर जाता है और ट्रू डेकर धूल में मिलने लगता है, यानी क्रम्बल इनटू डस्ट। होंग फिर चिल्लाता है और पूरी टीम को सूचित करता है कि ये साइट क्लियर है। जो कभी क्रीचर था, उसके सामने खड़े होकर प्रोटैगनिस्ट का दोस्त एक रेड क्रिस्टल देखता है और कहता है कि आइटम के अलावा उसे एक स्किल कार्ड भी मिला। उसकी खुशी को खत्म करते हुए लीडर कहता है कि ये उसका समय नहीं है और लड़के को ह्यूंग की मदद करने का आदेश देता है। हमारा लड़का लगातार वार कर रहा है, जिससे मैंटिस से हरा कीचड़ निकल रहा है। इस दृश्य को देखकर वो आदमी, जो खुद भी एक टैंकर है, पूछता है कि ये कैसे संभव है। अकेले लड़ते हुए पीछे मुड़कर देखते हुए लड़का ह्यूमन से वहां से निकलने के लिए कहता है, अगर उसने वो कर लिया है जो उसे करना था। पास आने से रुकते हुए युवक कहता है कि वो वास्तव में पागल है, क्योंकि मदद के बिना लड़ने के अलावा वो अब आदेश भी दे रहा है। हमारे लड़के से सहमत होते हुए होंग उसे इसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के रूप में लेने को कहता है, क्योंकि वो इसे अच्छी तरह से संभाल रहा है। ह्यूमन पूछता है कि क्या उसे यकीन है, और आदमी कहता है कि हाँ। फिर पूछता है कि क्या किसी को इसके खिलाफ कुछ कहना है। हर कोई कहता है कि वे पक्ष में है, लेकिन यूजिन कहती है कि वो ऐसी इंसान नहीं है जो एहसान के साथ जी सके। फिर वो इमारत के ऊपर से एक तीर से हमला करती है, जो अंत में मैंटिस को मिस कर देता है। काम खत्म करने के लिए दृढ़ हमारा लड़का कूदता है, एक घातक वार देने के लिए तैयार। फिर अपनी शील्ड को सीधे मॉन्स्टर के सिर में घोंप देता है, जो विरोध करना बंद कर देता है और जमीन पर गिर जाता है। मुंह खुला का खुला रह जाता है। होंग या टीम का कोई सदस्य ह्यूमन का ध्यान खींचता है और पूछता है कि क्या उसे 100% यकीन है कि उसका दोस्त एक टैंकर के रूप में अवेकन हुआ है। दिन ढल जाता है और रात छा जाती है। हम टीम लीडर होंग को सभी से जल्दी करने के लिए कहते हुए देखते हैं, ताकि वे वहां से जल्दी निकल सकें, क्योंकि ये जानते हुए भी कि हर कोई थका हुआ है, अगर वे बहुत देर तक रुके तो अन्य मॉन्स्टर्स दिखाई दे सकते हैं। ह्यूंग अपनी शील्ड से हरा कीचड़ साफ करते हुए ध्यान से सुनता है। ह्यूमन पास आता है और पूछता है कि क्या उसने पहले कभी इसका इस्तेमाल किया है। कंफ्यूज्ड होकर लड़का पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। समझाते हुए युवक कहता है कि वो हाइपर परसेप्शन की बात कर रहा है,
क्योंकि वो जानता है कि उसने स्कूल में कठिन लड़ाइयों में इसका इस्तेमाल किया था। हमारा लड़का कोई जवाब नहीं देता और उसका दोस्त कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने पहले जो कुछ भी किया उसके बाद इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। फिर पूछता है कि क्या लड़का ठीक है, क्योंकि स्किल का उपयोग करने के बाद उसे सिर दर्द होता था। अपनी शील्ड रखते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो ठीक है और शायद ये अवेकनिंग की वजह से है। उसका दोस्त कहता है कि वो वास्तव में बहुत लकी है और उस पर एक बियर उधार है जिसे उस रात बिना किसी बहाने के पिया जाना चाहिए। अपने फोन को बजता देख ह्यूम कहता है कि ये किसी और दिन करना होगा, क्योंकि उसे अपने भाई बहनों के साथ समय बिताना है। उसे चौंकाते हुए हॉन्ग पास आता है और पूछता है कि वो कौन है और क्या वो वास्तव में एक दिन पहले अवेकन हुआ था, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई सिर्फ एक रुकी टैंकर होकर इस तरह लड़ सके। मुड़ते हुए लड़का कहता है शायद। चिंतित होकर ह्यूमन उसे कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कहने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का बस इतना कहता है कि चूंकि स्थिति गंभीर थी, शायद उसने इतना एड्रेनलिन रिलीज किया कि उसकी ताकत सुपर ह्यूमन बन गई। ये मानते हुए कि ये झूठ है, वो आदमी पूछता है कि क्या लड़का वास्तव में उम्मीद करता है कि वो उस कहानी पर विश्वास कर लेगा। हमारा लड़का तब चुप रहने का फैसला करता है। लीडर अन्य सदस्यों की ओर मुड़ता है और कहता है कि कुछ ऐसा है जो वो सभी को बताना चाहता है। फिर बताता है कि उस दिन ह्यूम ने अकेले एक मेंटिस को हराया, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर रजिस्टर नहीं हुआ है। इसीलिए भले ही ये एक इमरजेंसी थी, अगर किसी को पता चलता है तो पूरी टीम को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए सभी को अपना मुंह बंद रखना चाहिए और उस दिन जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। आर्चर यानी ली डैनी हॉन्ग के शब्दों पर राहत की सांस लेती है। हंसते हुए अन्य दो लोग कहते हैं कि वे बेवकूफ नहीं है और जो हुआ उसे अपनी कब्र तक ले जाएंगे। हैरान होकर हमारा लड़का उस आदमी को बुलाता है, लेकिन वो उसे धन्यवाद देता है, जिससे वो पहले से और भी अधिक भ्रमित हो जाता है। समझाते हुए लीडर कहता है कि अगर वो नहीं होता तो वहां मौजूद हर कोई मर चुका होता और इसीलिए वो उसे टैंकर के रूप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल करेगा। बिल्कुल। मुंह खुला का खुला रह जाता है। लड़का पूछता है कि क्या इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को उनकी उम्मीद से कम मिलेगा। हैसू पास आती है और कहती है कि वो सही है, लेकिन जानती है कि कोई शिकायत नहीं करेगा। मुस्कुराते हुए कहती है कि किसी भी मामले में अगर कोई करता है तो लड़के को उसे बताना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत उसका इलाज करना बंद कर देगी जो इसके खिलाफ है। हमारे लड़के का फोन फिर से बजता है और वो कहता है कि उसे जवाब देने की जरूरत है। जिज्ञासु होकर लड़की पूछती है कि क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है। मुस्कुराते हुए लड़का मना करता है और कहता है कि ये बस उसके भाई बहन है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कॉल करने वाला एसोसिएशन है, जिससे वो साजिश में पड़ जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वे उससे संपर्क करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हमें एसोसिएशन बिल्डिंग ले जाया जाता है। एक कमरे के अंदर लड़का पूछता है कि उसका टेस्ट आगे क्यों बढ़ाया गया। जवाब देते हुए लिम जीहुन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि थाईलैंड भेजे गए हंटर्स आज रात लौट रहे हैं। न समझते हुए लड़का पूछता है कि इसका किसी चीज से क्या लेना देना है। वो आदमी फिर समझाता है कि एक सप्ताह पहले बैंकॉक में एक सी रैंक मॉन्स्टर दिखाई दिया, जिससे अन्य जगहों से हंटर्स को भेजा गया, लेकिन उस मिशन में कोरिया ने जापान से बेहतर स्कोर किया, तो स्वाभाविक रूप से एसोसिएशन अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर रहा है। सोचते हुए ह्योंग निष्कर्ष निकालता है कि वे बस उससे जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। जोर से कहते हुए वो कहता है कि वो शुरू करने के लिए तैयार है, जबकि वो आदमी योजनाओं में बदलाव के लिए माफी मांगता है। टेस्ट समझाते हुए लिम जी हॉन कहता है कि ये एक वर्चुअल कॉम्बैट रूम में सिमुलेटेड बैटल के रूप में आयोजित किया जाएगा। अचानक लड़के के सामने एक मॉन्स्टर जनरेट होने लगता है और उसे एहसास होता है कि ये रिग्रेशन से पहले वाले सिमुलेशन रूम जैसा ही है। उसके विचारों को बाधित करते हुए डॉक्टर चेतावनी देता है कि जिस मॉन्स्टर का वो सामना करेगा वो एक जेरिस एफ रैंक है और टेस्ट 1 घंटे तक चलेगा, तो जितनी देर वो टिकेगा वो उतने अधिक अंक अर्जित करेगा। पीछे मुड़कर देखते हुए वो आदमी दूसरों से पूछता है कि क्या सब कुछ तैयार है। उसके साथ एक कमरे में ह्योंग, शायद कोई और जज या नाम में कंफ्यूजन, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जज, एक चश्मे वाला आदमी और लंबे बालों वाली एक महिला है। वे तीनों टेस्ट के लिए जज होंगे। सर हिलाते हुए टैंकर कंफर्म करता है कि हर कोई तैयार है और टेस्ट शुरू हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट से फिर से बात करते हुए लिम जी हॉन घोषणा करता है कि टेस्ट शुरू हो गया है। हम मॉन्स्टर को सीधे लड़के पर चार्ज करते हुए देखते हैं, जबकि वो उन हाई रैंकिंग हंटर्स के बारे में मिली जानकारी के बारे में सोचता है। अपनी शील्ड को अपने शरीर के सामने रखते हुए वो एक हमला शुरू करने का फैसला करता है, जिससे मॉन्स्टर को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर से सोचते हुए ह्योंग निष्कर्ष निकालता है कि उसे आने वाले हंटर्स में से किसी एक की स्किल को कॉपी करने के अवसर का लाभ उठाना होगा। जबकि मॉन्स्टर उस पर मुस्कुराता है, मुस्कुराहट वापस करते हुए लड़का सोचता है कि अगर वो इसे सही तरीके से खेलता है तो वो निश्चित रूप से सफल होगा, लेकिन अभी उसे टेस्ट पर फोकस करने की जरूरत है। अपने सुपर सेंस के बारे में सोचते हुए वो कहता है कि वो सिर्फ उसके इस्तेमाल से ही पास हो सकता है,
लेकिन उस मॉन्स्टर के लिए एवरेज हंटिंग टाइम 4 घंटे होने की वजह से अगर स्टेज 3 टेस्ट में उसके स्टैट्स स्टेज 2 से बेहतर होते हैं तो वो निश्चित रूप से एसोसिएशन के लिए शक का कारण बन जाएगा। इसलिए टेक्स्ट बुक लाइक मूवमेंट्स के साथ ये बेहतर है कि वो ध्यान खींचे बिना न तो बहुत ज्यादा करे और न ही बहुत कम, बस समय बिताए। 3 घंटे बाद लिम जी हॉन को एहसास होता है कि लड़के ने केवल एक ही मूवमेंट का इस्तेमाल किया है, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, देखते हुए कि टेस्ट शुरू होने से पहले लड़के ने कितना कॉन्फिडेंस दिखाया था। वो जजेस की ओर देखता है जो अभी भी देख रहे हैं और साफ तौर पर इंप्रेस्ड हैं। मुस्कुराते हुए एक जज कहता है कि वो बहुत लंबे समय बाद एक सुपर रुकी का जन्म देख रहा है। महिला बातचीत में शामिल होती है और कहती है कि लड़के के एग्रेशन लेवल्स काफी स्टेबल हैं। चश्मे वाला आदमी फिर कहता है कि सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि युवक न्यूनतम मूवमेंट के साथ हमलों को चकमा देता है। दोनों जजेस का ध्यान खींचते हुए महिला कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएगी। फिर वो चली जाती है। दूसरा जज कहता है कि उसने नाश्ते में बहुत ज्यादा खा लिया और उसे भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, जिससे सूट वाला आदमी और डॉक्टर कमरे में अकेले रह जाते हैं। अपना चश्मा उतारते हुए वो आदमी कहता है कि टेस्ट जारी रखने का अब कोई खास मतलब नहीं है। जी हुन को ठंडा पसीना आने लगता है और वो पूछता है कि क्या उसे इस बारे में यकीन है। बिना कुछ और कहे जज अपना फोन पकड़ता है और कहता है कि वो भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगा। बाहर हम देखते हैं कि महिला भी कॉल पर है और ह्यूंग के बारे में बात कर रही है। दूसरा जज भी फोन पर बात कर रहा है कि लड़का कितना अविश्वसनीय है। फिर लाइन पर मौजूद व्यक्ति से पूछता है कि क्या उन्हें याद है कि टेक्स्ट बुक लाइक मूवमेंट्स वास्तव में सबसे कठिन होते हैं। चश्मे वाला दूसरा आदमी भी किसी को सूचित करता है कि प्रोटैगनिस्ट बहुत ही शानदार है। हम ह्यूंग को अभी भी मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं, जबकि वो आदमी कहता है कि चूंकि 2 अन्य गिल्ड्स भी मैदान में हैं, उन्हें पहले एक्ट करना होगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई और चाल न चल सके। टेस्ट खत्म होता है और काउंटर पर मौजूद महिला लड़के को एक दस्तावेज सौंपती है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि ये उसका अवेकनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ करती है। हमारा लड़का दस्तावेज लेता है और जानकारी चेक करता है। महिला फिर कहती है कि फर्स्ट अवेकनिंग पर रैंक सी प्राप्त करना वास्तव में अविश्वसनीय है और वो पूछता है कि क्यों। वो जवाब देती है कि ये कुछ दुर्लभ है क्योंकि अधिकांश लोग आमतौर पर रैंक एफ और ई के बीच आते हैं। इमारत से बाहर निकलते हुए ह्यूंग सोचता है कि उसे फिर से रैंक सी क्यों मिला अगर उसने कुछ खास नहीं किया, खुश होने का फैसला करते हुए कि कम से कम अब उसके पास रजिस्ट्रेशन है, जिसका मतलब है कि वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ कानूनी रूप से काम करते हुए एक खुशहाल जीवन जी सकता है। अचानक किसी के चिल्लाने से उसका ध्यान जाता है। एक तरफ देखते हुए वो फैंस की भीड़ देखता है जो अपने आइडल्स के नाम चिल्ला रहे हैं। 2 पुरुषों और एक महिला की तिकड़ी दिखाई देती है और ह्यूंग को एहसास होता है कि वे हाई रैंकिंग हंटर्स हैं। जायन, जो एक नेगोशिएटर और एस क्लास सॉर्सरेस है, किम यूनो, जो नेशनल फर्स्ट रैंकिंग रखता है, और ली डाओ, जो टैंकर रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ली डाओ के बगल में प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि वो खराब मूड में लग रहा है और सोचता है कि क्या उसे हिम्मत जुटाकर उस आदमी से बात करनी चाहिए। मुस्कुराते हुए वो फैसला करता है कि चाहे जो भी हो वो बात करेगा। हमारा लड़का तिकड़ी के सामने कदम बढ़ाता है, जिससे वे हैरान रह जाते हैं। थोड़ा अजीब महसूस करते हुए वो कहता है कि वो भी एक फैन है और उनसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा है। फ्रेंडली होते हुए जायन पूछती है कि क्या वो ऑटोग्राफ चाहेगा, लेकिन लड़का मना कर देता है, जिससे लड़की शर्मिंदा हो जाती है। फिर वो कहता है कि वास्तव में वो ली डाओ का फैन है। चिढ़ते हुए वो आदमी पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहा है, जिससे हमारा लड़का सिकुड़ जाता है और उसे और भी पसीना आने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि अब तो वो गया। थोड़ा आगे झुकते हुए वो आदमी उसे अपनी बात दोहराने के लिए कहता है, जिससे वो और भी डर जाता है। टैंकर को घूरते हुए ह्यूंग सोचता है कि उस लुक का क्या मतलब है, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक विलेन की घूर जैसी लग रही है। वो आदमी उसकी ओर चलता है और वो सोचता है कि क्या यही वो समय है जब उसकी पिटाई होने वाली है। और भी गुस्से में दिखते हुए आदमी फिर पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। कोई और विकल्प न होने पर हमारा लड़का कहता है कि उसने केवल इतना कहा कि वो उसका फैन है। ली डाओ पीछे मुड़कर देखता है और अपने साथियों से पूछता है कि क्या उन्होंने वो सुना। किम यूनो हंसता है और जायन कहती है कि वे बहुत करीब थे, जिससे प्रोटैगनिस्ट थोड़ा भ्रमित हो जाता है। महिला फिर कहती है कि अगर वो बेवकूफ इडियट नहीं आया होता, जबकि टैंकर कहता है कि अब उन्हें पता है कि उसके भी फैंस हैं। हम 30 मिनट पीछे जाते हैं, जहां एसोसिएशन के रास्ते में एक लिमोजीन के अंदर तिकड़ी बातचीत कर रही थी। बैठे हुए नेगोशिएटर जयान याद करती है कि जब कोई ये कहते हुए पास आया था कि वे एक फैन है और ली डाओ ने उन्हें भगा दिया था, और तब से उसने किसी और को ये कहते हुए नहीं देखा कि वे उसके फैंस हैं। अपने हाथ क्रॉस करते हुए वो कहती है कि उसने ऐसा कोई नहीं देखा और वो जानता है कि उसे झूठ बोलने वाले मर्द पसंद नहीं है।
वो आदमी कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो जो है उसके हिसाब से जाहिर है कि उसके भी फैंस हैं। महिला फिर कहती है कि अगर एसोसिएशन पहुंचने पर कोई कहता है कि वो उसका फैन है तो वो कुछ ऐसा करेगी जो वो वास्तव में चाहता है, लेकिन अगर नहीं तो उसे किसी चीज में उसकी मदद करनी होगी। जिज्ञासु होकर ली डाओ पूछता है कि उसे किस तरह की मदद चाहिए। समझाते हुए महिला कहती है कि जैसा कि वो जानता है, इस बार प्लान एक सी रैंक मॉन्स्टर का शिकार करने का है, लेकिन गिल्ड के पास पर्याप्त टैंकर्स नहीं है। इसलिए अगर वो शर्त हार जाता है तो उसे बस एक बार मेन टैंकर बनना होगा, लेकिन पूरी तरह से मुफ्त में, बिना एक पैसा लिए। हम वर्तमान क्षण में वापस आते हैं जहां वो आदमी मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो शर्त जीत गया है, और वो महिला गुस्से में मुंह बना रही है क्योंकि वो हार गई है। ली डाओ फिर पूछता है कि क्या ह्युंग वास्तव में उसका फैन है, जबकि हमारा लड़का सोचता है कि क्या उसे भाग जाना चाहिए। हैरानी की बात है, वो आदमी हाथ बढ़ाता है ये कहते हुए कि वो कुछ साइन करना चाहता था, लेकिन उसके पास पेन नहीं है, इसलिए वो केवल एक हैंडशेक ऑफर कर सकता है। जमसा गया लड़का सोचता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अपना हाथ बढ़ाने और हैंडशेक का जवाब देने का फैसला करता है। आदमी की एबिलिटी कॉपी करने के लिए ली डाओ पूछता है कि उसका नाम क्या है, और लड़का अपना परिचय देता हुआ उसे कार्ड सौंपते हुए आदमी कहता है कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वो कॉल कर सकता है। किम यूनो बातचीत में शामिल होता है और पूछता है कि क्या लड़के का नाम वास्तव में ह्युंग है। अभी भी भ्रमित वो कहता है हाँ। वो आदमी फिर मुस्कुराता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना परिचय देता है। एक हैंडशेक के साथ लड़का उस आदमी की एबिलिटी कॉपी कर लेता है, और वो आदमी कहता है कि ये वास्तव में अद्भुत है क्योंकि उसे उस जगह पर एक नेशनल ट्रेजर मिलने की उम्मीद नहीं थी। टैंकर ली डाओ फिर पूछता है कि उसका दोस्त किस बारे में बात कर रहा है। उसे गले लगाते हुए किम यूनो कहता है कि जो कोई उसका फैन है उसे नेशनल ट्रेजर माना जाना चाहिए, और दोनों दूर हट जाते हैं क्योंकि उन्हें एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जल्दी करनी है। महिला पीछे रह जाती है और कहती है कि ये बहुत एनॉइंग है। ह्युंग पास जाकर कहता है कि वो उसका भी फैन है और एक हैंडशेक पसंद करेगा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक सम्मान मानेगा, लेकिन जयान बस अपनी पीठ मोड़ लेती है और चली जाती है, उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए। साजिश में पढ़कर लड़का सोचता है कि उसकी पर्सनालिटी अजीब है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने खुद ऑटोग्राफ ऑफर किया था, और आखिरी एबिलिटी प्राप्त करने में असमर्थ होने पर वो जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे पहले ही जरूरत से ज्यादा मिल चुका है। उसी समय न्यूयॉर्क में अमेरिकन अवेकेंड एसोसिएशन में एक आदमी दूसरे से पूछता है कि वे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं। दोनों ह्यूंग का टेस्ट देख रहे थे जिसने 3 घंटे के बाद भी अपनी लाइफ फोर्स का केवल 3% ही इस्तेमाल किया था। जिज्ञासु होकर गंजा आदमी पूछता है कि लड़का किस देश का है, और गोरा आदमी कहता है कि वो कोरिया से है। उसका साथी हैरान होकर पूछता है कि क्या ये कोई फेक वीडियो हो सकता है, लेकिन गोरा आदमी इससे इनकार करता है, ये कहते हुए कि उन्हें कोरिया में ये भी नहीं पता कि उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। वो फोन उठाता है, लेकिन उसका दोस्त केविन उसे इंतजार करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि उच्च अधिकारियों को सूचित करने के लिए ये बहुत जल्दी है। पाओलो तब केविन से पूछता है कि क्या वो जानता है कि अब कितने रैंक एस अवेकेंड हैं, फिर जवाब देते हुए कि केवल 5 हैं जिन्होंने रैंक सी के रूप में शुरुआत की थी, इसलिए सभी देश इस प्रकार के अवेकेंड को बारीकी से देख रहे हैं। केविन चुप रहता है और उसका दोस्त कहता है कि अगर वे इस लड़के को खो देते हैं तो वे एक भविष्य के रैंक एस टैलेंट को खो सकते हैं। स्क्रीन दिलचस्प परिणाम दिखाती है जिनकी अधिक गहराई से जांच की जानी चाहिए। एक आवाज साथी से छवियों को अच्छी तरह से देखने के लिए कहती है। शांत सड़कों के बीच साफ धूप वाले आसमान के नीचे एक इमारत दिखाई देती है। शांति से एक आदमी इमारत के ऊपर स्थित पोर्टल को पार करता है। वो एक दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे की कुंडी को छूता है। सीढ़ियों से नीचे जाते समय वो अपने डिफेंस और रेजिस्टेंस स्किल्स के एवोल्यूशन का विश्लेषण करता है। सिस्टम के अनुसार यूनिवर्सल स्किल्स डिफेंस बढ़ाते हैं और डैमेज को काफी कम करते हैं। कुछ ही देर बाद साफ शांतिपूर्ण आसमान के नीचे प्राचीन खंडरों का दृश्य देखा जा सकता है। एक खौफनाक मॉन्स्टर अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए तैयार लगता है। फाइटर अपनी शील्ड के साथ स्टन एबिलिटीज का उपयोग करने की तैयारी करता है। जल्द ही वो शील्ड स्टन स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे दुश्मन क्रीचर का हमला रुक जाता है। उस क्षण मॉन्स्टर को वार का प्रभाव महसूस होता है और उसकी ताकत कम हो जाती है। ये महसूस करते हुए कि प्रतिद्वंदी को कुछ डैमेज हुआ है, वो किम यूनो के लिए चिल्लाता है, शायद उसकी स्किल का नाम ले रहा है। किम यूनो की यूनिक एबिलिटीज अटैक पावर नहीं बढ़ाती। सिस्टम सभी बदलावों को हाईलाइट करता है जो स्पीड और इवेजन में वृद्धि दिखाते हैं। लाइटनिंग फ्लैश अटैक की प्रभावशाली शक्ति के लिए एक तारीफ की जाती है। अचानक योद्धा एक एरियल अटैक करता है जबकि क्रीचर जवाबी हमला करने की कोशिश करता है। एक त्वरित वार के साथ वो लड़ाई में टेलीपोर्ट होने के ठीक बाद एक गारंटीड क्रिटिकल हिट लैंड करता है।
उस पल वो मॉन्स्टर के गले पर वार करने में कामयाब हो जाता है। स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी गतिविधियां प्रकाश से भी तेज हो जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर एक मुस्कान बनने लगती है जो बेहद संतुष्ट दिखता है। सीढ़ियों से नीचे चलते समय वो इस अविश्वसनीय स्थिति पर विचार करता है। ली डाओ और किम यूनो से कॉपी की गई एबिलिटीज उसके पास पहले से मौजूद एबिलिटीज से कहीं ज्यादा अद्भुत थीं। उनमें से कुछ को कंबाइन करके बिगिनर जोन्स के मॉन्स्टर्स का सामना करना संभव होगा। अपार्टमेंट में प्रवेश करने पर वो नोटिस करता है कि सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण है, हालांकि उसे शक होने लगता है कि कुछ अजीब चल रहा है। अचानक वो पास आता है और काउंटर टॉप पर कुछ नोटिस करता है। अपने एक हाथ से वो हैमबर्गर को छूता है और महसूस करता है कि सब कुछ बहुत ठंडा है। उसके दिमाग में एक विचार बनने लगता है। अचानक लड़की युनजांग कमरों में से एक का दरवाजा खोलती है, गहरी नींद से जागते हुए। भ्रमित होकर वो वापस लड़की की ओर देखता है। वो पूछती है कि वो इतनी देर से क्यों आया। प्रोटैगनिस्ट युनजांग से पूछता है कि क्या किसी ने डिनर नहीं किया। अभी भी थकी हुई लड़की जवाब देती है कि उसने सोचा कि उसका इंतजार करना एक अच्छा विचार था ताकि वे सब एक साथ खा सकें। स्थिति को समझते हुए वो समझाने की कोशिश करता है कि उसे खा लेना चाहिए था। हालांकि लड़की कहती है कि उसे भूख नहीं थी और वो पूछता है क्यों। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं जब वो उसे बताती है कि उसे एक नाइटमेयर यानी बुरा सपना आया था कि वो मर गया है और इसके अलावा वो अपना फोन नहीं उठा रहा था। उसे गले लगाते हुए वो कहती है कि वो बहुत डर गई थी क्योंकि वो उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ठीक था और उसने युनजांग को दिलासा देने की कोशिश की जो बेहद चिंतित लग रही थी। अचानक नीला पजामा पहने एक और बच्चा दिखाई देता है। वो लड़का भी अपने बड़े भाई की देरी की वजह से पूरी तरह डरा हुआ था। इन सब के बावजूद अब हर कोई एक साथ चिकन खा सकता था। हीरो ने वादा किया था कि वापस आने पर वो बच्चों पर ज्यादा ध्यान देगा, लेकिन काम की वजह से सब कुछ बिखर गया। तीनों टेबल के चारों ओर बैठते हैं और एक खुशहाल परिवार की तरह चिकन खाने लगते हैं। बाहर काफी देर हो चुकी थी और रात का माहौल छाया हुआ था। बिस्तर में दोनों बच्चे पहले ही गहरी नींद में सो चुके थे। इस बीच ह्योंग अपने फोन पर कुछ कर रहा था। हाथ में उद्देश्य लेकर वो कुछ तस्वीरें ले रहा था और उसे एहसास हुआ कि सब कुछ तैयार है। अब उसे बस प्रोडक्ट को रजिस्टर करना था और एक संभावित खरीदार का इंतजार करना था। फिर भी वो थोड़ा दुविधा यानी इनडिसाइसिव लग रहा था। उसके लिए केवल कैरन्स ब्लेसिंग और माउंटेन स्प्लिटर को बेचना बर्बादी थी। धीरे धीरे उसकी उंगलियां कार्ड के पास पहुंची, लेकिन यूजर के साथ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण वो नई एबिलिटी प्राप्त करने में विफल रहता है। फिर भी वो एक कॉपी बनाने के लिए तैयार था, लेकिन वो भी काम नहीं आया। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। अचानक वो हैरान दिखता है क्योंकि कोर जनरेशन के बारे में एक मैसेज दिखाई देता है। एक नया फंक्शन बनने के साथ ही लड़के का सिर तुरंत दर्द करने लगता है। सिस्टम के अनुसार उसे एडिशनल पॉइंट्स और नई एबिलिटीज मिली। बिना कुछ समझे उसके दिमाग के अंदर शोर तेज और तेज होने लगा। सावधानी से वो कोर जनरेशन की लोडिंग देखता है जो 1% पर थी, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि उसने किल ह्योंग, शायद उसका दोस्त, से इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। फिर भी वो ये जानने के लिए उत्सुक लग रहा था कि लोडिंग के अंत में उसे क्या मिलेगा। एनर्जी पूरी तरह से उसके पूरे शरीर में फैलने लगती है। एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ वो संवेदना पर विचार करता है जो उसे अवेकनिंग के समय महसूस हुई थी। उसकी आंखों का रंग बदलकर चमकीला नीला हो जाता है और वो फैसला करता है कि सबसे अच्छी चीज अपना स्टेटस चेक करना है। नष्ट हुई इमारतें सुनसान और निर्जन लगती हैं। सड़क के बीच में एक वाहन शहर के मलबे को पार करता है। वाहन के अंदर हीरो एक सर्च टर्म इनपुट करने के लिए सिस्टम का उपयोग करता है। ओरिजिनल सिस्टम 2 सिस्टम्स में विभाजित है, मास्टर सिस्टम और कॉपी सिस्टम। मास्टर सिस्टम केंद्रीय प्रणाली है जो आयाम में फैले डेरिवेटिव सिस्टम्स के लिए जिम्मेदार है। सिस्टम अवेकेंड नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र इकाई है। इस बीच कॉपी सिस्टम एक अवेकेंड सिस्टम है जो केवल एक यूजर के साथ काम करता है, जो सभी एबिलिटीज को कॉपी करने में सक्षम है और एक दूसरे को रेकमेंड करने और नई एबिलिटीज बनाने में भी सक्षम है। हीरो को ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। कुछ और फ्लोर चढ़ते हुए उसने सारी जानकारी पर विचार किया, सोचते हुए कि वो मॉन्स्टर्स से भी एबिलिटीज कॉपी कर सकता है। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अपनी ताकत वापस पाने के लिए उसने थोड़ा पानी पीने का फैसला किया।
अंत में उसे विश्वास था कि जानकारी वास्तव में उपयोगी थी। इसके तुरंत बाद वो अपनी स्टेटस विंडो खोलने का फैसला करता है। यूजर 25 वर्ष था, क्लास कॉपी मास्टर में था और कोर लेवल 1 पर था, जिसमें कुछ पावर इंक्रीज थे। उस समय उसने स्टेटस विंडो में कुछ बदलाव देखे। स्क्रीन पर विवरण में उसकी एबिलिटीज, एडिशनल पॉइंट्स और एट्रीब्यूट्स लिस्टेड थे और उसने एक नए स्टेटस का निर्माण भी देखा। चेहरे पर मुस्कान के साथ यूंग ट्वाइलाइट ब्रेसलेट से ऑल स्टैट्स प्लस 100 ऑप्शन के एक्टिवेशन को देखता है, जिससे उसके स्टैट्स बूस्ट हो रहे हैं। वो स्टैट्स में वृद्धि से खुश था और कोर को चेक करने के लिए उत्सुक था। रिचार्ज पॉइंट शायद वो मात्रा थी जिसे चार्ज किया जा सकता था। चिंतन के एक क्षण में वो सोचता है कि पावर कंजम्पशन का मतलब ये हो सकता है कि 20,000 से अधिक का उपयोग किया जा सकता है। अगर ब्रेसलेट के विकल्प जोड़े जाते तो वो बड़ी दक्षता के साथ सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता था। हालांकि वो जानता था कि सबसे अजीब बात ये थी कि स्टैट्स केवल लेवल 1 पर थे। उसकी उम्मीद ये मानने की थी कि लेवल बढ़ने के साथ स्टैट्स भी बढ़ेंगे। अचानक उसे इमारत के निचले हिस्से से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। उसके पैर तेजी से इमारत के किनारे की ओर बढ़ते हैं। उस पल वो कुछ असामान्य नोटिस करता है और ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। नष्ट हुए शहर की सड़कों पर एक शक्तिशाली मॉन्स्टर घूम रहा है। बिना समय बर्बाद किए वो सिटी मैप खोलता है ताकि हर कोने को ऑब्जर्व कर सके। जैसा कि उम्मीद थी, आसपास कोई नहीं रह रहा था, जिससे ये जगह टेस्ट के लिए एकदम सही बन गई। मीनवाइल क्रीचर के चेहरे पर असंतोष साफ दिख रहा था। यूंग ने समय बर्बाद नहीं किया और अधिक बारीकी से ऑब्जर्व करने के लिए पार्किंग लॉट की ओर भागा। जाहिर तौर पर उसके दुश्मन की आंखें नहीं थीं, लेकिन वो बेहद शक्तिशाली लग रहा था। स्थिर खड़े होकर लड़का लड़ाई शुरू करने के लिए सबसे बेहतर अवसर का इंतजार करने लगा। उसकी आंखें रंग बदलती हैं और वो अपना पावर वेपन एक्टिवेट करता है। सिस्टम के अनुसार वो उपयोग किए जाने वाले हथियार का प्रकार चुन सकता था, जैसे कि स्पीयर, स्वॉर्ड या डैगर। क्रीचर पहले ही अपना धैर्य खो चुका था और चीखने लगा। उसके पैर प्रोटैगनिस्ट की ओर बढ़ने लगे। उस शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज लॉन्ग बो को समन करना होगा। अचानक हथियार उसके हाथों में बनने लगता है। उस समय प्रोटैगनिस्ट को समझ आने लगता है कि पार्क गैंगहो कितना मजबूत था, लेकिन चिंतनशील विचारों के लिए समय नहीं था, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी पूरी ताकत से आ रहा था। यूंग अपना धनुष तैयार करता है और अटैक पोजीशन ले लेता है। तीर मॉन्स्टर के चेहरे की ओर उड़ता है और उसे सटीकता से हिट करता है। अपने हथियार का उपयोग करते हुए वो तेज और क्रिटिकल शॉट्स फायर करता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उसे एहसास होता है कि उसने न केवल कोर बल्कि बाकी सब कुछ भी मैक्सिमाइज कर लिया था। मीनवाइल उसके प्रतिद्वंद्वी पर विभिन्न तरीकों से हमला किया जा रहा है और वो हताश चीखे रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही देर बाद क्रीचर अपना बचा खुचा संतुलन खोने लगता है, लेकिन यूंग लड़ाई जारी रखना चाहता था, इसलिए वो अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ता है। एक छलांग के साथ उसने सिस्टम को लॉन्ग स्वॉर्ड पर स्विच करने को कहा। मुस्कुराते हुए वो बेहद कॉन्फिडेंट लगता है, सोचते हुए कि उसे पार्क गैंगहो की पूरी एबिलिटीज विरासत में मिली हैं। क्रीचर के करीब जाकर वो अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है। अंत में उसका लक्ष्य अपने हीरो जितना मजबूत बनना था। एक वार के साथ वो अपनी गतिविधियों को उस भयानक क्रीचर के शरीर की ओर निर्देशित करता है।